Okay, Malik. So, welcome back for the last session of your IBC and Corporate and Economic Law. Okay, so ये सेशन पे अपन इस बैच को एंड करेंगे मालिक। तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारे दिन गुजर गए। ओके, वैसे बहुत बीच में मिलना नहीं हुआ, लेकिन अपन मिलते रहे, किसी ना किसी फॉर्म में मिलते रहे मालिकों के स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो नेवरदलेस वी हैव मतलब वॉट एवर इट मे बी, बट थिंग्स आर देयर। तोड़ मैन, होपफुली आप एंजॉय किए। आपने ऐसी बैच लाइफ में मैंने कभी मतलब आपको ऐसी मिली नहीं होगी ऐसी बैच। मतलब डायरेक्टली 200 मतलब इट 100% डबल। मतलब याद याद है आपको? पैसे डबल दिन डबल मतलब ये ठीक है, जोक्स अपार्ट। भाई भाई वापस बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये चीज़ दिसंबर वालों अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेना। आई नो द थिंग्स वर जो भी है। ओके, इट जो हो गया अभी, जस्ट अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेना। कोई डाउट आया, आई एम ऑलरेडी रेडी 24/7। ओके, जब बैच में रहेगा तो शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ, लेकिन करता ही हूँ मैं रिस्पॉन्ड तो उस पॉइंट पे बात कर लेंगे। ओके, अब वाले पोर्शन में पहले दो पोर्शन कर रहे हैं। पहले है फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि वॉलेंट्री। ये दोनों अपने सिलेबस में स्टार्टिंग से है, कोई ये नया इंसर्टेड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आया मालिक। ओके, तो इस कंटेक्स्ट को, सर केस स्टडी कब होंगे? ओके मालिक, मैंने कल बताया था केस स्टडी कब होंगे। मैंने पहले एक बार मैं जो एग्जिस्टिंग बैचेज है ना, सबको एक एक ख़त्म कर दूँ। तब तक आपको, अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर में है तो आप केस स्टडी अभी ख़त्म कर लीजिए। ओके, सॉल्व कर लीजिए। देखो, आपको अप्रोच तो तरीका तो बता ही दिया अपन ने, वो एक लेक्चर किया था, उसमें ही तरीका आइडिया आ गया होगा। तो वो इंटीग्रेटेड केस स्टडी आप एक बार सॉल्व कर लीजिए अगर आपको लगे। अदरवाइज जैसे ही मेरी एग्जिस्टिंग जो कमिटमेंट्स है ना, ओके, जो बैचेस की कॉन्सेप्ट की, वो मैं पहले खत्म कर दूं, और उसके बाद डेफिनेटली अपना केस स्टडी मैं करने तो वाला ही हूँ। ओके, बट वो दिसंबर 21 बैच के लिए डिले ना हो जाए मालिक। ओके, इसकी वजह से मैं आपसे सजेस्ट करूंगा दिसंबर 21 वाले। बाकी जो मई 22 नवंबर 22 वाले, वो अपन मतलब वो उनको शेड्यूल भेजूंगा मतलब अपने ग्रुप में ही है, लिंक भेजूंगा। उस टाइम पे बैठेंगे तो बैठेंगे, नहीं तो मैं अकेला रिकॉर्ड करूंगा इधर ऑफ इट केस स्टडी, वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो कोई ज़्यादा उसमें इशू नहीं आएगी, इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो जो भी अगर दिसंबर 21 वाले हैं तो आप कर लीजिए, आप जैसे जैसे पॉइंट पे जाना है, एप्लीकेशन करना है। ओके, कोई डाउट आए तो बोलिए मेरे को, मैं एनी टाइम है उसमें। ओके, बट मैं एक बार पहले कमिटमेंट्स खत्म कर दूँ, आप समझ रहे हैं मतलब जो जो ये पॉइंट है। ओके, एक बार मैं थोड़ा रिलेटिवली फ्री हो जाऊँ। ओके, रिलेटिवली मतलब बस ये इवनिंग का टाइम फ्री हो गया ना मालिक, तो चीज़ें आसान है। ओके, सुबह का और दोपहर का टाइम तो चल ही रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। जब तक ये खत्म होएगा तो एक काम खत्म होएगा मालिक। ओके सर, पहले बात करते हैं फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस। जब मैं बोल रहा हूँ फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये समथिंग सिमिलर है जो आपने वाइंडिंग अप में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी सिमिलर पॉइंट है। ओके सर, फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस का डिस्कशन क्या है? फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस का डिस्कशन ये है कि बेसिकली इसको कवर किया जा रहा है। ओके, फटाफट में इसका नाम बता रहा है फास्ट ट्रैक, ज़्यादा हेडेक नहीं करेंगे। ओके, फटाफट क्लोज करेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट है इस फास्ट ट्रैक मोड का। फास्ट ट्रैक मोड का कॉन्सेप्ट ही यही हो रहा है कि हम लोग फटाफट क्लोज करने के इसमें है। फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस की कहानी क्या है? ओके, एकदम इजी प्रोसेस में है, 4 पार्ट में बैठती है। 4 पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल केस ऑफ कंपनीज, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सर्टेन क्लास। सर्टेन क्लास कौन से है? तो इन्होंने सर्टेन क्लास में, ओके, पहला पॉइंट बताया एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबल, सर एप्लीकेबल किसको है? पहला पॉइंट याद रखिए, स्मॉल कंपनी। सेम लॉजिक उधर भी वैसे ही था, अगर आपको याद है, स्मॉल कंपनी के कंटेक्स्ट में था, सेम सिनारियो। दूसरा पॉइंट ये, और एक एप्लीकेबल किसको है? ये स्टार्टअप को एप्लीकेबल है, अदर देन पार्टनरशिप फॉर्म। स्टार्टअप को एप्लीकेबल है अदर देन पार्टनरशिप फर्म। सर ये स्टार्टअप कहां पर डिफाइन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने जो डिफाइन किया स्टार्टअप, उस डेफिनेशन में स्टार्टअप आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो डिफाइन किया वो स्टार्टअप इसमें कवर होंगे, अदर देन पार्टनरशिप फर्म मालिक, अदर देन पार्टनरशिप फर्म। और उसके अलावा और एक रहेगा अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी जिसका एसेट साइज, टोटल एसेट्स, ओके, इट इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है। यानी इट इज नॉट एक्सीडिंग, पूरा लिख ही देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है। ओके, वो इस केस में यूज कर सकती है, 1 करोड़ है, वो इस केस में फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन प्रोसेस यूज कर सकती है। तो पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली 3 क्लास ऑफ कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। ओके, टोटल एसेट साइज 1 करोड़। तो उससे अच्छा मैं ऐसे याद रखूंगा, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, 1 करोड़ से कम वाली कंपनी।
लेकिन अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड में, ठीक है मालिक। ओके, इसका ये तो समझ में आ गया। एप्लीकेबिलिटी किसको है सर, इसका प्रोसेस क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ओके मेरे को बताओ मेन टाइम पीरियड कितना था अपना सीआर का, मेन में टाइम पीरियड कितना था, मेन में टाइम पीरियड कितना था। ओके अभी सब एक्टिव हो जाओ, लास्ट सेशन है। ओके एटलीस्ट ये एक्टिव है 180 डेज, परफेक्ट मालिक। 180 डेज है ना, इधर 180 डेज की जगह, 180 डेज की जगह ये फास्ट ट्रैक है इसलिए इसको 90 डेज बोला हुआ है। तो इसमें आपको 180 डेज नहीं होंगे, कितने डेज होंगे मालिक, 90 डेज। ओके इवन आपको पीपीआईआरपी याद होगा, तो पीपीआईआरपी में कितना दिन है, 90 डेज है, लेकिन टोटल 120 लगेंगे पीपीआईआरपी में, याद रखना 120 क्यों लगेंगे आपको, मैंने कल से कॉन्सेप्ट समझाया था, इफ रिमेंबर तो गुड इनफ, नहीं याद है तो वापस से देखेंगे मालिक। तीसरा कॉन्सेप्ट, ओके सर क्या एक्सटेंशन मिल सकता है, आंसर इज यस, एक्सटेंशन की दिक्कत नहीं है, एक्सटेंशन मिलेगा। मेरे को बताओ ओके ओल्ड सिनारियो जो आपने पढ़ा हुआ है आज सुबह, उसमें एक्सटेंशन कितने दिन का मिलता था, एक्सटेंशन कितने दिन का मिलता था, वो आज सुबह पढ़ा जो, उसमें एक्सटेंशन कितने दिन का मिलता था, 90 डेज का, 90 डेज ना एक्सटेंशन, 180 एक्सटेंशन कितना मिल रहा था, आज सुबह पढ़ा अपना नॉर्मल सीआर में, क्या मजाक कर रहे हो यार, 90 डेज एवरीबडी क्लियर, 90 डेज का मिलता था, 90 डेज का मिलता था। और एक्सटेंशन के लिए कितने परसेंटेज लगते थे, एक्सटेंशन के लिए कितने परसेंटेज वोटिंग लगती थी क्रेडिटर्स की, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, ये भी इजी आंसर है मालिक, 51%। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कभी भी मैंने 51% बताया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में मतलब माँ कसम बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर पे आके पीटूंगा, मेरे को जिसमें 51 दिखे ना मैं सबके घर पे आके पीटूंगा उधर। 51 मतलब ये तो तू बोलना मत सर थक गया इसलिए याद नहीं रहा, थक गया मतलब इतना इतना भी झंडूगिरी नहीं पढ़ा है मैंने। अरे भाई 51% किधर था, सिर्फ क्लास ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग के लिए था, और वो भूल ही जाने का 51%। क्लास ऑफ क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के लिए और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ में रहेगा, वो 51% था, बाकी 51% कहीं पर भी नहीं है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में मैंने आपको बोला 2% है, 2% कौन से है, एक है 66% एक है 90%, 90% विड्रॉवल के लिए है, ये याद रखिए, बाकी सब जगह आपको 66% है, तो याद रखिए। तो मेरे को बताइए एक्सटेंशन के लिए 66% क्लियर है, नहीं ये याद आ रहा है क्या। ओके तो इसमें आप 90 डेज को काटोगे और 90 डेज की जगह इधर एक्सटेंशन मिलेगा 45 डेज फास्ट ट्रैक में, मैं ये लिख रहा हूँ ताकि एक कंपैरिजन हो जाए आपके दिमाग में। और ये 66% की जगह ओके यहाँ पर 75% होगा, कितना परसेंटेज मालिक, 75%, तो इधर 75% है, लेकिन फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन ये सेपरेट ही रखो ना, पर आपको मैं ये समझा रहा हूँ कंपेयर करने के लिए, तो ये सेपरेट ही रखा हुआ है, बोले 75% हाँ बोलेंगे तो ये आपको एक्सटेंशन देंगे। एक्सटेंशन कितने दिन का देंगे मालिक, एक्सटेंशन कितने दिन का मिलेगा, ओके 90 डेज का, हाफ 45 डेज का मिलेगा। इसमें 330 का लॉजिक नहीं लगाओगे आप कुछ, इसमें यही पीरियड है, इसमें खत्म करना होगा। एंड लास्ट पॉइंट सर, इसका लास्ट पोर्शन क्या है, लास्ट पोर्शन ओके ये कैसे इनिशिएट किया जाएगा, मैनर ऑफ इनिशिएटिंग, कौन इनिशिएट कर सकता है, कौन एप्लीकेशन दे सकता है, मैनर ऑफ इनिशिएशन कौन है, कौन एप्लीकेशन दे सकता है इसके लिए। ओके तो इसके लिए एप्लीकेशन ये लोग बोलते हैं ओके आइदर क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर, ओके दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। ओके इन शॉर्ट आपने जो अभी तक पढ़ा है ओके वो दोनों एप्लीकेशन दे सकते हैं। सर क्रेडिटर में ये लोग ने खाली फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बोला है, क्रेडिटर यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी क्रेडिटर है वो एप्लीकेशन दे सकता है। और एप्लीकेशन देखते वक्त ओके उसको सिर्फ दो चीज़ देनी है, एक देना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट के डिफॉल्ट हुआ है ओके वो एप्लीकेशन देते वक्त उसको बताना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ओके सच अदर इन्फॉर्मेशन जो मंगाएंगे, सच अदर इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे, याद रखना इसके फॉर्म्स अलग है, लेकिन अपना सिलेबस में सिर्फ इतना सा कवर है, दैट्स इट। अब ज़्यादा हेडेक मत करना सर इसमें क्या होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर कैसे होगी, कितने दिन में होगी, ये अपने सिलेबस में कवर नहीं है, हेडेक छोड़ दो। दिस इज योर मॉड्यूल ओके इंटैक्ट गिविंग, तो नो एक्स्ट्रॉर्डनरी डिटेल, बस आपको इसमें क्या दिया हुआ है, इन शॉर्ट आपको ओवरव्यू दिया हुआ है, इसीलिए मैंने बोला था ये 5-10 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, इसीलिए एग्जामिनेशन में आने के भी चांसेस नहीं है ना ये। लेकिन ओके ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है ओके आपको एमसीक्यू के लिए रिलेवेंस हो सकता है मालिक, एमसीक्यू के लिए बैंड हो सकता है मालिक, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना मालिक, एमसीक्यू में गड़बड़ मत करना। तो मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन प्रोसेस समझ में आ गया मालिक, समझ में मतलब क्या, मतलब समझा, प्रोसेस नहीं समझा। ओके भाई किसको एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन कौन देगा, कितना टाइम पीरियड है और एक्सटेंशन कैसा है, बस इतना ही है, इतना ही सिलेबस है अपना, बस और कुछ नहीं है। डन मालिक, परफेक्ट। अगला कौन सा प्रोसेस है, अगला कौन सा है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, यानी ये स्ट्राइक ऑफ जो अपन ने किया था 248 में उसके अपोजिट वाला पार्ट।
स्ट्राइक ऑफ में हम लोग जाते थे किसके पास, आरओसी के पास। स्ट्राइक ऑफ में हम लोग आरओसी के पास जाते थे। अगर याद है स्ट्राइक ऑफ में 248 सबसेक्शन 1, 248 सबसेक्शन 2 ये दो कवर थे। 248 सबसेक्शन 1 में अगर आपको याद है ओके इनकॉर्पोरेशन होने के बाद 1 साल होता है, या कंपनी 2 साल के लिए काम नहीं करती है, या सब्सक्रिप्शन मनी 6 मंथ्स हो गए पे नहीं किया है, याद है मालिक। ओके ये आपके इन्फॉर्मेशन जो जगह पे वहां पर नहीं है। इस तरह से कुछ 248 1 था और 248 2 जहां पर कंपनी ओके एप्लीकेशन देती है कि हमें स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। लेकिन स्ट्राइक ऑफ में मैंने आपको बताया था आरओसी स्ट्राइक ऑफ करता है, इसीलिए उसका स्टेटस कोमा का है, उसमें वापस उसको जगाया जा सकता है। यहां पर जब मैं वॉलंटरी लिक्विडेशन करूंगा, लिक्विडेशन के बाद कोई जगाएगा नहीं, दैट फॉर श्योर। तो ये वॉलंटरी लिक्विडेशन है, वॉलंटरी लिक्विडेशन है। सर वॉलंटरी लिक्विडेशन फिर वो 271 के लिक्विडेशन में फर्क क्या है? 271 के लिक्विडेशन में हमने एप्लीकेशन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दिया था, यानी ट्रिब्यूनल को दिया था कि आप हमको लिक्विडेट करवाइए। मैं लिक्विडेट नहीं कर रहा हूं, आप हमें लिक्विडेट कराइए। इसका मतलब लिक्विडेटर किसका होगा? ओके ट्रिब्यूनल का होगा, सारी चीजें ट्रिब्यूनल की होगी। यहां पर हम वी विल अपॉइंट द लिक्विडेटर, वी विल अपॉइंट द लिक्विडेटर। ओके लिक्विडेटर यानी जो भी रिजोल्यूशन वाला बंदा प्रोसेस आईपी है वो हम अपॉइंट करेंगे मालिक। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर है वॉलेंट्री लिक्विडेशन मालिक, वॉलेंट्री लिक्विडेशन पर कंडीशन यहाँ पर रखनी है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन। वापस बोल रहा हूँ ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ किसका है? ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। ये आपके लिए सेक्शन आपके लिए आता है 59। ओके देखिए एडिशनल सेक्शन है। ओके इसको सेपरेटली कवर करना था इसलिए पॉइंट इन्होंने रखा हुआ है। ओके स्टेटस रखा हुआ है वॉलेंट्री लिक्विडेशन। ओके तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन पहला पॉइंट क्या है? ओके वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए आप दिमाग में रखिए यहाँ पर ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पहला पॉइंट वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए पहला पॉइंट क्या है? ओके बॉस जिसको वॉलेंट्री लिक्विडेशन होना है ओके उन्होंने डिफॉल्ट कमिट नहीं करना चाहिए, याद रखना डिफॉल्ट कमिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ओके नो डिफॉल्ट कमिटेड, नो डिफॉल्ट कमिटेड, नो डिफॉल्ट कमिटेड, यानी आपने कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं किया है और आप लिक्विडेट कर रहे हो। तो याद रखना ओके नो डिफॉल्ट कमिटेड ओनली दैट कॉर्पोरेट, नो डिफॉल्ट कमिटेड ओनली दैट कॉर्पोरेट कैन इनिशिएट वॉलेंट्री लिक्विडेशन, ओनली दैट कॉर्पोरेट कैन इनिशिएट वॉलेंट्री लिक्विडेशन। वापस बोल रहा हूँ वॉलेंट्री लिक्विडेशन है, वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी नहीं है, रिजोल्यूशन नहीं है, रिजोल्यूशन नहीं, कंपनी बंद कर रहे हैं, कंपनी बंद कर रहे हैं, कंपनी बंद कर रहे हैं। आप वर्ड्स पे ध्यान देना। ओके ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? रिक्वायरमेंट्स आपको बताई गई है। सेकंड पॉइंट ये लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स जो आपको बोर्ड बताएगा वो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट्स आपको बोर्ड बताएगा। सर ये कौन सा बोर्ड है? रिक्वायरमेंट्स आपको बोर्ड बताएगा, वो कौन सा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके कौन कौन सा बोर्ड है मालिक? परफेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है। तीसरा पॉइंट इसके लिए कंडीशंस है। अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, सबका थॉट प्रोसेस नहीं, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कंडीशंस है, कंडीशंस। अब यहाँ पर आपको 3 कंडीशन ध्यान में रखनी होगी। 3 कंडीशन होगी, 3 कंडीशन आप सुनेंगे और तीनों कंडीशन याद रखेंगे। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन ओके आराम से होगा। ओके 3 कंडीशन क्या है? ए बी सी। मैं तीनों का पहले हेड पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद उसके मसाले पे जाता हूँ मालिक। ओके पहले हेड पॉइंट है ओके मुझे डिक्लेरेशन देना होगा, मुझे डिक्लेरेशन देना होगा। आई नीड टू गिव डिक्लेरेशन हियर, डिक्लेरेशन देना होगा, मुझे डिक्लेरेशन देना होगा। ओके डिक्लेरेशन देना होगा। सेकंड पॉइंट मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, सेकंड पॉइंट मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। एंड थर्ड पॉइंट ओके मुझे एसआर पास करना होगा। एसआर कितने टाइम में क्या लिमिट है वो बाद में देखते हैं। तो आप मेरे को बताइए कंडीशन क्या है? कंडीशन 3 है। आई नीड टू सबमिट ए डिक्लेरेशन, आई नीड टू सबमिट ए डॉक्यूमेंट्स, आई नीड टू सबमिट ए एसआर। डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स एसआर, डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट एसआर। नाउ व्हाट इज द डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन विल बी बेसिकली 2 पॉइंट्स। ओके ये डिक्लेरेशन कौन देगा सर? ये डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बताएंगे वी हैव कंडक्टेड अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वी हैव कंडक्टेड ओके इंक्वायरी, फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड वी आर अवेयर दैट देयर इज नो डेब्ट और लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड एंड आफ्टर दैट देयर विल बी नो डेब्ट, यानी एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज। ओके जो डिक्लेरेशन दिया जाएगा ये डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा मालिक। ये डिक्लेरेशन बोर्ड देगा जिसके अंदर ये डिक्लेरेशन पहला ये होगा वी हैव डन द इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके एंड वी कैन बी वेरी क्लियर दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी के इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ दैट अफेयर्स ऑफ द इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी हमने की है। और वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट के भाई हमको कहीं पर भी ओके हमको नहीं लग रहा है कि भाई लाइबिलिटीज विल बी पेड ऑफ। ओके या तो लाइबिलिटीज कंप्लीटली पेड ऑफ है ओके या डेब्ट कंप्लीटली पेड ऑफ है या हमारे एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज। इज दैट पॉइंट क्लियर?
तो पहली इंक्वायरी इज मेड इनटू द कंपनी, अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट लायबिलिटी ये पेड ऑफ है। और दूसरा ओके यहां पर वी आर नॉट लिक्विडेटिंग टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, यानी हम लोग डिफ्रॉड क्रेडिटर्स को करने के लिए लिक्विडेट नहीं करें, वी आर नॉट हियर टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। ये दो डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे, कंडीशंस बता रहा हूं। सेकंड ओके डॉक्यूमेंट्स, मेरे ख्याल से एवरीबडी, सबकी आत्मा इधर है, आत्माओं परमात्माओं, आत्मा से परमात्मा का मिलन होने वाला है बेटा, बेटा बेटा सब इधर है, बेटा इधर है। ओके तो इधर ध्यान दीजिए, सरस्वती माता जी आपको आशीर्वाद दे रही है, माता जी मां ध्यान रखिए मालिक। ओके तो भाई भारत माता की जय। ओके मेरे को बताइए डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे मालिक, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। ओके वो कितने साल के देने पड़ेंगे, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 प्रीसीडिंग ईयर्स। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सबमिट करोगे, ओके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करोगे 2 इयर्स, और ओके पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर 2 ईयर से कम है तो 2 ईयर से कम। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी एग्जांपल लेट अज्यूम अपना इनकॉर्पोरेशन अभी 1 साल पहले ही हुआ था, अपना 1 साल पहले ही इनकॉर्पोरेशन हुआ था, तो 1 साल पहले का इनकॉर्पोरेशन दे दो, ओके वो 1 साल दो, और अगर 1 साल से मतलब 2 साल से ज्यादा है तो 2 साल का दो, आपको ये क्राइटेरिया है। ओके एंड दूसरा सिनेरियो रिपोर्ट ऑन किसका वैल्यूएशन, रिपोर्ट ऑन किसका वैल्यूएशन, क्योंकि आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो तो लायबिलिटीज तो उधर से देख लेंगे, लेकिन साथ में वैल्यूएशन किसका होगा, रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, खत्म। परफेक्ट मालिक। एंड तीसरा पॉइंट एसआर, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, लेकिन एसआर को 3 पॉइंट में एलॉबरेट किया हुआ है। ओके विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन, इसको मैं थोड़ा सा एसआर को चेंज करता हूं मालिक, ओके इसको ऐसे करता हूं, विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन, 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन, जब आपने डिक्लेरेशन दिया, विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन, जब आपने डिक्लेरेशन दिया, जब आपका ऊपर का डिक्लेरेशन आ गया है तो 4 हफ्ते में मुझे क्या सबमिट करना होगा बेटा, 4 हफ्ते में क्या सबमिट करना होगा, एसआर और 3/4 समझ में आया, 3/4 क्यों आएगा, अगर एलएलपी है तो, एलएलपी का कंटेक्स्ट है तो आपको 3/4 आएगा, सेम लॉजिक आपको जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। दूसरा सिनारियो और तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है, 2 और सिनारियो क्या हो सकते हैं, एसआर की जरूरत नहीं है, 2 और सिनारियो क्या हो सकते हैं, ओके एक रिजोल्यूशन हो सकता है, जनरल रिजोल्यूशन भी हो सकता है, नेक्स्ट दोनों में सर क्या हो सकता है रिजोल्यूशन, ओके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने लिखा था कि हम लोग सिर्फ 5 साल काम करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने लिखा था सिर्फ 5 साल का टारगेट हुआ हमारा, ओके मेरे को बताओ 5 साल पीरियड ओवर हुआ, कैन वी डिसॉल्व द कंपनी, ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, ओके टाइम पीरियड इज अचीव्ड, आर यू क्लियर, अरे कुछ समझना है, पर्पस अचीव हुआ या टाइम अचीव हुआ, इधर ऑफ इट, आर्टिकल में आपने कुछ मेंशन किया होगा, ओके इसके नहीं भाई हमारा ये पर्पस है और पर्पस अचीव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, खत्म हो गई स्टोरी, कंपनी को डिसॉल्व कर दो, ओके ये ऐसा है, ओके आपको नहीं लगा, अभी इसका सर एग्जांपल कैसे है, अब मेरे को बताओ आपके व्हाट्सएप में 1760 ग्रुप्स है, लेकिन अगर किसी की शादी होती है या किसी का कुछ फंक्शन होता है, डोंट यू थिंक एक नया ग्रुप बनाया जाता है ओनली फॉर दैट फंक्शन, जैसे ही वो फंक्शन तक होता है, फंक्शन तक वो ग्रुप होता है, उसके बाद ग्रुप कैंसिल कर दिया जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब आप कजिन लोग के साथ अच्छे से नहीं रह रहे हो, आपको कजिन लोगों के साथ आपको अच्छे से रहना जरूरी है, आपको ग्रुप बनाना जरूरी है, आपको इंटरेक्शन करना जरूरी है, सोशल एनिमल से अपन लोग, आइसोलेशन में कितना रहेंगे, गाली किसको देंगे, दोस्त लोग कौन है अपने, दोस्त लोग अपने सीए के बोल रहे हो ठीक है, सीए में दोस्ती क्या रहती है, सीए में ज्यादा से ज्यादा दोस्ती में क्या डिस्कशन होता है, ओके सीए को गाली दोगे, इंस्टीट्यूट को गाली दोगे, अमित तातिर को गाली दोगे, लॉ को गाली दोगे, ऑडिट को गाली दोगे, एफआर को गाली दोगे, इससे ज्यादा क्या डिस्कशन होगा, या अपने बॉस को गाली दोगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा सीए के दोस्त में क्या डिस्कशन होगा, मेरे को बताओ तो सही। तो आपको अलग अलग दोस्त अलग अलग टाइम पे चाहिए मालिक, एक सीए का दोस्त है जो जहां पर सीए की भड़ास निकले, एक दोस्त है जो पर्सनल लाइफ की भड़ास निकले, ओके जो एक दोस्त होगा वो बचपन का दोस्त हो सकता है या आपके कॉलेज का दोस्त हो सकता है, ओके वैसा है, ओके अभी जगत कॉलेज ही नहीं गया तो उसका क्या बोलूं, मतलब उसका कॉलेज वो अभी तक बेचारा वो ये रह रहा है, एक दोस्त है वो एक दोस्त वैसा चाहिए यार, ओके कजिन लोग चाहिए जिसमें अपन कुछ रिश्तेदारों की कुछ तो बोले ना रिश्तेदारों के लिए, अरे रिश्तेदार ये परेशान कर रहा है वो परेशान कर रहा है, अरे इसके बेटे को क्या है इसके, अरे पंचायती नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे कटेगी भाई, ओके ये गॉसिपिंग नहीं होता है बेटा, पंचायती होती है, गॉसिप इज समथिंग डिफरेंट, पंचायती का अपना अलग मजा रहता है बेटा भाई, अगर पंचायती नहीं की ना लाइफ नहीं जिए भाई, और पंचायती का आउटकम क्या होगा सर, कुछ नहीं, पंचायती करनी है बस, ऐसा ही, ओके जैसे ही, ओके अगर आपके कजिन वजह ब्रेक मतलब ऐसा हुआ रहेगा, बात कर लो, फोन कर लो, बोलना क्या रे भाई तेरे को क्या दिमाग खराब हो गया क्या, मैं चार्टेड बन रहा हूं तो इसलिए तेरे को ऐसा बुरा लग रहा है क्या, तू गरीब हो गया, ऐसा गरीब नहीं है तो ऐसा बोल कजिन को, उल्टा कर रहा, बोले यार टेंशन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, तो इसीलिए सेम कॉन्सेप्ट है भाई यार, आर्टिकल्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया या आर्टिकल्स का पीरियड खत्म हो गया, रिजोल्यूशन पास कर दो, मेंबर का एसआर की जरूरत ही नहीं है मालिक, आपस में डिस्कशन करने से अच्छा मेरे साथ डिस्कशन करो सालो,
जस्ट किडिंग, वाह ये वो तुम्हारा माँ कसम आधे टाइम पंचायती सिर्फ तुम्हारा ही होता है इधर, मतलब ये वाले इसमें ये होता है साला। इधर मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बड़बड़ कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं बोल रहा वाह तातेड़ उधर, अरे इसने डाला, अरे वाह 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 सृष्टि जी, ओ नए जगह जी, ओ नए नए काजल जी, अरे नए नए बंद, ये सब हो रहा है तुम्हारा डिस्कशन। इधर मैं इधर ये कर रहा हूँ। हाँ, तो आर्टिकल्स का मेरे ख्याल से आपको अगला आंसर समझ में आ गया अभी। एक तो आर्टिकल्स के हिसाब से टाइम ओवर हो गया कंपनी का, या आर्टिकल्स के हिसाब से क्या ओवर हो गया बेटा, ऑब्जेक्टिव ओवर हो गया। भारत माता की जय, समझ में आया मालिक? ओके तो दैट्स इट, ये तीन चीजें दो, आप काम कहानी खत्म करो। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। ओके यहां पर अगर आपके एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, जब डिक्लेरेशन है एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, अगर आपका एसेट्स बेच के नहीं हुआ है और अभी भी लाइबिलिटीज बाकी है, तो एक प्रोवाइजो दिया हुआ है। ओके अगर आपका एसेट्स बेच के नहीं हुआ है और लाइबिलिटीज बाकी है, तो एक प्रोवाइजो यहां पर दिया हुआ है। ओके ये जो एसआर दोगे, ये एसआर के साथ आपको 2/3 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल लगेगा। 2/3 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल लगेगा। कब कब लगेगा? पर ये कंटेक्स्ट कब है? अगर ओके लाइबिलिटीज आर नॉट पेड ऑफ, लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 हफ्ते बाद देना है ना हमें, जिस दिन रिजोल्यूशन पास होगा उसके 4 वीक्स में देना है ना मालिक, 4 वीक्स में देना है, इसलिए दिक्कत नहीं है, 4 वीक्स में देना है। 4 वीक्स तक अगर लाइबिलिटीज पेड ऑफ नहीं हुई है तो ओके लाइबिलिटीज नॉट पेड ऑफ, तो अपने नॉट पेड ऑफ तो हमें अप्रूवल लगेगा, नॉट पेड ऑफ, खत्म स्टोरी, दैट्स इट। ओके तो मेरे ख्याल से कंडीशन समझ में आई। कंडीशन एकदम सिंपल है। कंडीशन में पहला कंडीशन है डिक्लेरेशन दो, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन दो, और तीसरा जब डिक्लेरेशन दे दिया आपने उसके 4 हफ्ते के अंदर ओके एसआर पास हो गया, ओके कर रहे हो, और अगर लिक्विडेशन नहीं हुआ है पूरा, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, ये कुछ नहीं हुआ है, ये सारा नहीं हुआ है, तो आप 2/3 अप्रूवल दे दो, हमें 2/3 का अप्रूवल दे दो, 2/3 इन वैल्यू, 2/3 इन वैल्यू अप्रूवल दे दो। ठीक है मालिक, खत्म स्टोरी, ये हो गया पॉइंट। ठीक है सर, इसके बाद आपको नोटिफाई और एक जन को करना पड़ेगा। किसको? ओके ये ऊपर का डिक्लेरेशन किसको दिया आपने? सबने ए को दिया, एजुकेटिंग अथॉरिटी को। अब और एक जन को नोटिफाई करो, ओके जिसके साथ आपका रिश्ता चल रहा है, रोज के रोज इंटरेक्शन होता है, आरओसी, नोटिफाई टू आरओसी। ओके उसको नोटिफाई करो, हाँ भाई हमने ये डिक्लेरेशन दे दिया है, नोटिफाई टू आरओसी, हमने डिक्लेरेशन दे दिया है सर। ओके ये नोटिफिकेशन कब करना है? ओके जब भी आपका रिजोल्यूशन पास होगा, याद रखिए, द कंपनी शैल नोटिफाई ओके द आरओसी और आईबीबी, ये दोनों को नोटिफाई करेगा टू लिक्विडेट ओके विद इन 7 डेज ऑफ रिजोल्यूशन। यानी मेरे को बताओ लिक्विडेशन कितने दिन में करना है आपको? 7 days from the date of resolution, 7 days from the date of resolution, 7 days from the date of resolution. तो notify to ROC and board 7 days from date of रिजोल्यूशन। अब ये रिजोल्यूशन आपका एसआर है या ओआर है, इट डिपेंड्स। अगर आपका एओए का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ ही था कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो हम बंद करेंगे, तो आपको जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन चाहिए बस, उसके अंदर एसआर की जरूरत नहीं है। तो आपके एओ के बेसिस पे वो ये होता है मालिक। एओ वाला नहीं समझा? कौन बोला एओ वाला नहीं समझा मालिक? अच्छा वर्षा जी एओ वाला नहीं समझा क्या मालिक? एओ वाला एग्जांपल आपको अभी इसके लिए एग्जांपल अभी आपको ना कंपनीज एक्ट के कुछ एग्जांपल देखने पड़ेंगे आपको। यानी एग्जांपल हमने सोचा था कि कोल 5 साल तक बिजनेस करेंगे, 5 ईयर्स तक बिजनेस करेंगे, 5 ईयर्स तक जितना प्रॉफिट होगा उतना शेयर करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे कंपनी। तो 5 ईयर्स के बाद ओके एओए का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, टारगेट अचीव हो गया, टाइम पीरियड अचीव हो गया, बंद कर दो कंपनी। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है ओके गवर्नमेंट अभी सैनिटाइजर्स के लिए कोटेशन दे रहा था, ये सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग गवर्नमेंट के लिए सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके और ये कोटेशन इसलिए दे रहा था कि कोविड है। अब गवर्नमेंट 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उसके बाद थोड़ा ना फ्री कोविड के लिए बांटेगा, कोविड के साथ जीना सीख लो, ऐसे ही बोलेगा गवर्नमेंट। ओके तो अब मेरे को बताओ टारगेट ही ओवर हो गया, गवर्नमेंट हैज बैंड, अभी बैंड मतलब कंप्लीटली बंद कर दिया अभी सैनिटाइजर एंड अदर थिंग। अब मेरे को बताओ हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बना रहे थे, खत्म स्टोरी, कंपनी बंद कर दो आर्टिकल्स के लिए। मेरे ख्याल से आर्टिकल्स का समझ में आया ना मालिक? कोई कंपनी बनती है तो कंस्ट्रक्ट ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव टू बी लेड इन हो गया तो कंस्ट्रक्शन तो बंद करो। यस मालिक वही सेम, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था वो डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद खत्म कर दो। ओके स्टोरी खत्म कर दो। ओके मेरे को बताओ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कब से चालू की आपने? लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कब से चालू की? ओके डीम्ड है, डीम्ड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चालू हो गई, डीम्ड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चालू हो गई, डीम लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चालू हो गई है, तो मैंने आपको बता ही दिया हमारे लिए डीम लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चालू हो गई है फ्रॉम द डेट ऑफ एसआर।
डीम लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चालू हो गई है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना 7 डेज के अंदर तो अपने को नोटिफाई करना है कि हमारा पूरा काम खत्म हो गया, डीम नोटिफिकेशन है। ओके सर, अब हम लोग कैसे इसको कैसे लिक्विडेट करें? ओके, क्या सीक्वेंस फॉलो करें? सीक्वेंस ये लोग बोलते हैं, आपने जो पिछले 2 घंटे में पढ़ा ना, मतलब इसके पिछले वाला पॉइंट, ओके मालूम है आपको, लिक्विडेशन वाला पोर्शन पढ़ा ना अपन देखो कैसे डिवाइड किए चैप्टर्स को। सबसे पहले अपन ने पहले बेसिक लॉजिक पढ़ा 2 घंटे में, उसके बाद अपन ने नेक्स्ट 2 घंटे में अपन ने एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, फिर नेक्स्ट 2 घंटे में अपन ने सीआर के बारे में पढ़ा, उसके बाद 2 घंटे के बाद मतलब 2 घंटे और 2 घंटे मतलब 4 घंटे के लिए सीआर पढ़ा, उसके बाद 2 घंटे में हम लोग लिक्विडेशन किए। ये लिक्विडेशन वाले पोर्शन ओके आपको यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया। तो जो आपके सेक्शन ओके जो आपका सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू 33 से चालू होता है, 33 वाला सेक्शन में आपको याद दिला दूं, वो इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन था, याद है? सीआर कंप्लीट नहीं हुआ तो सेक्शन 33 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो इनिशिएशन थे। इधर इनिशिएशन तो नहीं हुआ, इधर हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर सेक्शन 35 ग्राउंड्स वाले नहीं आएगा, तो 33 34 नहीं आएगा। ओके 35 से यहाँ पर चालू होगा आगे। ओके तो 35 से लेकर आपके वो सेक्शन फॉलो करने हैं, तो फॉलो दैट सेक्शंस, खत्म। ओके आपका ये बोलते हैं फॉलो वो सेक्शन फॉलो करिए, फॉलो सेक्शंस करिए, फॉलो सेक्शंस। ओके जो भी आपके लिक्विडेशन के वो सेक्शंस फॉलो करिए, ओके सेक्शंस को फॉलो करिए। एंड लास्ट पॉइंट, ओके क्या मैं लिक्विडेटर बदल सकता हूँ? आंसर इज यस। ये लोग बोलते हैं जब भी आपको लिक्विडेटर बदलना है बदलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? मेरे को बताओ किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है? लिक्विडेटर बदलना है तो आपको रिप्लेस करना है, ओके तो आपको लिक्विडेटर अपॉइंट करना है, तो ये आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? यहाँ पर लिक्विडेटर, इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल एजेंसी नहीं, उसके ऊपर ओके आईबीबी, रिप्लेस लिक्विडेटर फ्रॉम आईबीबी। यहाँ पर ए के साथ डिस्कशन नहीं होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर, रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर। ओके 3 डेज के अंदर, जिस दिन आपने नया लिक्विडेटर अपॉइंट किया 3 डेज में आप आईबीबी को इन्फॉर्म करिए। इन शॉर्ट यार ये प्रोसेस कंटिन्यू खत्म करने को बोल रहे हैं, ये लोग खत्म करने को बोल रहे हैं। ओके और आखिरी पॉइंट है एजुकेटिंग अथॉरिटी को बता दीजिए, कंप्लीटली वाइंड अप हो गया है। 8वां पॉइंट आप ये बता रहे हो कि 8 पॉइंट का आपका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि अब कंप्लीटली वुंड अप हो गया। कंप्लीटली वुंड अप कब होगा मालिक? कंप्लीटली वुंड अप कब होगा? जब आपके एसेट्स आर खत्म हो गए, रियलाइज हो गए। ओके एसेट्स रियलाइज हो गए, एसेट्स रियलाइज हो गए, एसेट्स रियलाइज हो गए, एसेट्स रियलाइज हो गए। ओके और लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो गई है, तो कंप्लीटली वुंड अप हो जाएगा, स्टोरी खत्म है। और जैसे ही वुंड अप हो गया डिसॉल्व कर दीजिए एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज में ऑर्डर पास कर देगा कि भाई कॉर्पोरेट का जो भी जिसके साथ भी रजिस्टर्ड है ना कॉर्पोरेट पर्सन, ओके जो आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा 14 डेज के अंदर कि भाई डिसॉल्व याद रखिए। तो जैसे ही वुंड अप हो गया 9th वाला पॉइंट आप नोट्स में आपके एंड पे बना लीजिए। 9th वाला पॉइंट है डिसोल्यूशन कर लीजिए, अप्लाई डिसॉल्व। 9th वाले पॉइंट में डिसोल्यूशन, पासिंग द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कौन करेगा मालिक? पासिंग द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कौन करेगा? एजुकेटिंग अथॉरिटी, आईबीबीआई नहीं करेगी, एजुकेटिंग अथॉरिटी। और डिसोल्यूशन का ऑर्डर 14 दिन के अंदर ओके आरओसी के पास चला जाएगा और स्ट्राइक ऑफ अपने आप हो जाएगा। स्ट्राइक ऑफ मतलब नाम निकाल दिया जाएगा अपना। दिस इज हाउ द डिसोल्यूशन वॉलंटरी लिक्विडेशन हैपन। सर इतना ये अगर देखा जाए तो थोड़ी सी पंचायती जैसा है, लेकिन इसमें से अगर आप इंपॉर्टेंट निकालोगे तो कौन सा एरिया मालिक? कौन सा समझ में आ रहा है आपको? क्या समझा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? 9th रिपीट करता हूँ मालिक, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मेरे को समझ में आया? ये कंडीशन, अगर कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो खत्म है, बस कंडीशन पे गेम है। सर 9th क्या है मालिक? 9th क्या है मालिक? 9th इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने का ऑर्डर कि भाई कंपनी को डिसॉल्व कर दो। एंड 10th ओके इंटीमेट टू आरओसी। मेरे ख्याल से क्लियर। ये हो गया आपका वॉलेंट्री लिक्विडेशन। वॉलेंट्री लिक्विडेशन आप एक वर्ड की तरफ ध्यान देना, आप एक वर्ड की तरफ ध्यान देना, ओके एक वर्ड की तरफ ध्यान देना। एक वर्ड की तरफ ध्यान देना मालिक, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री लिक्विडेशन वर्ड आया, वॉलेंट्री लिक्विडेशन वर्ड आया, वॉलेंट्री लिक्विडेशन वर्ड आया तो इधर ही आना है। स्ट्राइक ऑफ करना है हमें, स्ट्राइक ऑफ करना है तो 248 सबसेक्शन 2। दोनों के ग्राउंड्स एक ही है कि एसेट हम बेच देंगे और लाइबिलिटीज हम पे ऑफ करेंगे और हम आपको एप्लीकेशन देंगे। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क क्या होता है?
जब स्ट्राइक ऑफ किया जाता है तो मैं खुद डायरेक्टली पे ऑफ करता हूँ, लिक्विडेटर अपॉइंट करूँ या नहीं करूँ उससे आरओसी को कोई लेना नहीं है। आरओसी बोलती है एसेट लायबिलिटी बेच गया, मेरे को डिक्लेरेशन दे दे, मेरे को एफिडेविट दे दे, मैं तेरे इसमें ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दूंगा, अगर कोई क्वेरी नहीं आई तो 248(2) में स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा मैं। स्ट्राइक ऑफ में वॉलेंट्री लिक्विडेशन में लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। तो आज आपको बहुत लेवल पे क्लैरिटी आनी चाहिए, नॉट विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग द आंसर बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्लैरिटी। ओके 248(1) में ओके आरओसी स्ट्राइक ऑफ करता है अपनी मर्जी से। 248(2) में हम चाहते हैं स्ट्राइक ऑफ हो। सेक्शन 59 या आईबीसी में हम चाहते हैं हमारी कंपनी को लिक्विडेट करे। सर फिर स्ट्राइक ऑफ 248(2) में और लिक्विडेट में फर्क क्या है? मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी आता है, यानी इसमें वापस ओके कोमा से बाहर आने का पोजीशन नहीं है। 248(2) में आपको 3 साल तक वापस रिस्टोर किया जा सकता है। आपको याद नहीं होगा तो रिकॉल करना पड़ेगा आपको। 248(2) में आई डू थिंक यू आर एबल टू थोड़ा बहुत धुंधला तो याद आ रहा होगा मालिक। 248(2) में आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत बात है। तो सर फिर कंपनीज एक्ट में वो वाइंडिंग अप क्या था? 271 कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप ऐसा था कि मुझे लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं करना है, मेरे को मगजमारी में नहीं फंसना है, ओके ट्रिब्यूनल तू ही इसको देख रेख कर। तो 271 272 में मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा, फिर उसमें कंपनी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है एसआर पास करके। तो आप याद रखिए कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ। देखो एक चीज आप क्लियर रख लो, आज आपको एक बेस मालूम पड़ गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास ऑप्शन आईबीसी है। ओके क्या आरओसी आईबीसी यूज कर सकता है? मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, अभी मेरे को आंसर लगेगा क्योंकि मैं इस पॉइंट के, क्योंकि अभी मैं पीपीआईआरपी में आ गया तो मेरे लिए ज़्यादा नहीं है। ओके आरओसी नहीं स्ट्राइक ये क्या आरओसी इसमें आईबीसी में आ सकता है? आंसर इज नहीं। क्या आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर सकता है? मेरे क्वेरी का आंसर दो, आंसर इज यस। 248 सबसेक्शन 1 मेरा क्वेश्चन है, क्या आरओसी एप्लीकेशन दे सकता है लिक्विडेशन के लिए? आंसर इज यस। यस वंदना जी, यस। आप भूल रहे हो, 272 में जाइए, 272 में द पर्सन हु कैन फाइल एप्लीकेशन में आपका आरओसी मिलेगा। ओके आरओसी अगर आपको याद होगा, मेरे को एक ठीक है और एक चीज रिकॉल करके बताइए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न 3 साल के लिए नहीं भरा, 3 ईयर्स के लिए नहीं भरा, ओके रिकॉल करना पड़ेगा, ये पॉइंट तो कुछ चीजें है। ओके आप मैं प्रोबेबली मैं ये मिस हो गया, स्ट्राइक ऑफ होगा 3 साल के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं भरा, स्ट्राइक ऑफ होगा। शिट अपने को देखना जरूरी है हमारे। स्ट्राइक ऑफ में ग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स का कहीं पर भी नहीं था। स्ट्राइक ऑफ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न्स का ग्राउंड था ही नहीं। ओके वाइंडिंग ऑफ भी नहीं था मालिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स अगर 3 ईयर्स के लिए नहीं भरे तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होता है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड आता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 ईयर्स के लिए नहीं भरे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 ईयर्स और एनुअल रिटर्न 5 ईयर्स के लिए नहीं भरे, तो इट इज ए ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप। ओके 271 में ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप है और उसमें वो ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप कौन लेगा? आरओसी यूज करेगा। तो आरओसी क्या वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन दे सकता है? मैं वापस बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर रहिए, क्या आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर सकता है? आंसर इज यस। 248 सबसेक्शन 1 क्या आरओसी ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप, एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप दे सकता है कि लिक्विडेटर अपॉइंट करो, इसको बंद करवाओ? आंसर इज यस। 272 में वो दे सकता है और 271 में उसके पास ग्राउंड है, ग्राउंड है। ओके पर क्या आरओसी आईबीसी यूज कर सकता है? परफेक्ट, ओके ठीक है। क्या क्रेडिटर स्ट्राइक ऑफ करवा सकता है? आंसर इज नो। ओके क्या क्रेडिटर और लिक्विडेशन करवा सकता है? लिक्विड कौन सा इसमें लिक्विडेशन में बोल रहा हूँ? अंडर कंपनीज एक्ट 271। आंसर इज नो 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 271 में नहीं करवा सकता, 271 में नहीं करवा सकता। लिक्विडेशन आईबीसी में करवा सकता है, ओनली आईबीसी। आईबीसी में वो सीआईआर भी करवा सकता है, लिक्विडेशन भी करवा सकता है क्रेडिटर्स। ओके क्या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 248 यूज कर सकती है? आंसर इज नो। याद रखना, आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं ये आंसर देते जा रहा हूं, टेंशन मत लो। ओके 248 में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रोल नहीं प्ले करती। ओके क्या स्टेट गवर्नमेंट ओके आईबीसी के अंदर कुछ कर सकती है? आंसर इज नो, आईबीसी के अंदर भी नहीं कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है कंपनी को बंद करने का? इट इज ओनली वन सेक्शन, दैट इज 271 के ग्राउंड एंड 272 में वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 271 के ग्राउंड यूज होंगे, 272। आप ये ध्यान रखते जाइए क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा, आई नो इट में हैपन दैट ये एक ही क्वेश्चन हो या 2 ही क्वेश्चन हो, लेकिन माँ कसम साला आप इमेजिन करो, जितना आप सोच रहे हो, आप जितनी मैं आपको 100% बता रहा हूँ, द लेवल ऑफ क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको है,
द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक्शंस जो आपको है, माँ कसम बता रहा हूँ, यू आर हैविंग ए नेक्स्ट लेवल, यू आर हैविंग ए कॉम्पिटिटिव एज, आई बेट ऑन दिस। तो इमेजिन करो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ पॉइंट आता है, तो अगर वो 100% चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर 10 जन सॉल्व नहीं करेंगे और मैं अकेला सॉल्व करूंगा, तो 100% इसका पेपर में इफेक्ट तोड़ होगा मालिक। और यही चीज मेरे को अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो भाई एक लॉजिकली इसका चार्ट मैं भले ही लेटर ऑन बना दूंगा, लेकिन आज के लिए जब मैं ये समझा रहा था इसके पॉइंट में, इवन मैं इसका क्लिप बना के आपको दे दूंगा, एक ये क्लिप बना के मैं आपको करवा दूंगा इसमें अंदर। पर पॉइंट मेरा क्लिप का नहीं, आज मेरा डिस्कशन, अभी क्योंकि ये खत्म हुआ तो मेरा डिस्कशन आया, तो अभी आप क्लियर हो एटलीस्ट, अभी तो बेसिक क्लियर है ना। भले मैं उसको रिवाइज कराऊँ, क्लिप बना दूँ, अलग इशू है। अभी क्लियर है ना, अभी बेंचमार्क रेडी है ना, बेंचमार्क तो रेडी है। अभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला तो माँ कसम अभी दिमाग में क्लिक होना चाहिए। भले वो पूरा सेक्शन नहीं याद आ रहा हो, लेकिन ये याद आ रहा है, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 272 में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट है 272 में जाएगा, आरओसी है 248 में भी जाएगा, 272 में भी जाएगा। ओके, मेरे को खुद को लिक्विडेट करना है तो मैं चारों में जा सकता हूं, 248 2 में भी जा सकता हूं, 271 में, 272 में भी दे सकता हूं। ओके, आईबीसी में, सीआईआर में भी दे सकता हूं, वॉलंटरी में भी दे सकता हूं। मैं खुद कंपनी खुद, ये पॉइंट है, कंपनी चारों के पास, कंपनी के पास तो हमेशा ऑप्शन रहेगा ना मालिक, कंपनी के पास तो हमेशा ऑप्शन रहेगा। लेकिन क्रेडिटर्स के पास क्या 272 या 248 में ऑप्शन थे? आंसर इज नो। तो क्रेडिटर के पास सिर्फ आईबीसी में है। तो ये कहानी मेरे ख्याल से एक स्ट्रक्चर रेडी हुआ है आपके लिए। ओके, जो भी है बनाना उसका अपन बाद में देख लेंगे। ओके, वो मैं 100% वो कर दूंगा। ओके प्रो, एंड वो एक मतलब वो कल ऑडिट खत्म होएगा, उसी के बाद इमीडिएटली मैं उसको ये बना लूंगा और शायद मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन बस मेक श्योर ये पॉइंट रहे इसी के अंदर, ये शीट के अंदर ही मैं बना दूंगा बाद में। पर अभी मैं क्यों बोल रहा हूं मैं सेंट्रल में शांति से बनाऊं, क्योंकि और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में आ गया ना तो मैं शांति से बना पाऊंगा। आप समझे? मैं अभी बनाऊंगा तो मैं सिर्फ जितना मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं उतना ही बना पाऊंगा। तो लेट मी विजुअलाइज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल थिंग्स। तो वो मैं कल ये शीट वापस आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें ओके क्लियर हो जाएगी मालिक। तो नेवरदलेस ओके, ये तो मेरे डिस्कशन में आते आते हुआ। ओके, तो मेरे ख्याल से वॉलंटरी लिक्विडेशन भी आपको समझ में आया। इसमें से कंडीशन याद रखना, कंडीशन 3 ही है। मैं पहले डिक्लेरेशन दूंगा कि हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा है, मतलब पैसा नहीं बचा है, कोई हम डिफ्रॉड नहीं कर रहे हैं। सेकंड में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, पिछले 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दूंगा और एसेट्स के वैल्यूएशन के रिपोर्ट दूंगा। और अगले 4 हफ्तों के अंदर अंदर एसआर पास कर लूंगा, या आर्टिकल्स का पॉइंट होगा जनरल रिजोल्यूशन पास करूंगा। रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एसआर होगा या जनरल होगा डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया। और वो बेसिस पे ओके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मैं लिक्विडेशन पूरा प्रोसेस खत्म करूंगा। और 7 डेज के अंदर मैं आरओसी को, आईबीबीआई को, उनको सब अपडेट कर दूंगा। दैट्स हमारा काम खत्म हो गया। दिस हाउ द स्ट्रक्चर ओवर्स फॉर वॉलंटरी। ओके, ये कहानी खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं अपन आखिरी पड़ाव पर, दैट इज कॉल्ड पीपीआईआरपी। ओके, और पीपीआईआरपी पे ओके याद रखिए, मैं चार्ट वाट पीपीआईआरपी का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि देयर आर सर्टेन सेक्शंस व्हिच नीड टू बी टेकन केयर इन दिस पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया था एक ही सेक्शन का नंबर है। कौन सा सेक्शन का नंबर है? सेक्शन नंबर कौन सा है? 54। 54 ए से लेकर लास्ट तक जाएगा। 54 ए से लेकर लास्ट तक, जेड तक नहीं है। ओके, मल्टीपल है, लेकिन आपको है ना बीच के 4-5 सेक्शन पूरे उड़ाने, मतलब पूरे कंप्लीटली उड़ जाएंगे मुटेटिस से। अभी मोराटोरियम है, पब्लिक है। ओके, तो ये कहानी तो आपको ऑलरेडी पढ़े, पब्लिक अनाउंसमेंट है, सिमिलर है। इसमें कुछ कंडीशंस अलग है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आराम से ओके, लास्ट पॉइंट, ओके लास्ट पॉइंट मतलब लास्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंटर फॉर द डे। ओके, दैट इज योर सेक्शन 54 एंड दिस इज सेक्शन 54 के ओके 54 ए से लेकर आपका सेक्शन 54 पी तक। ओके, यहाँ पर आता है पी, मेरे ख्याल से पी है या ओ तक है, पी तक है, लेकिन ये सारे पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, ये याद रखिए। एप्लीकेबल मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से 54 एम या एन एम तक कहाँ पर डिस्कशन होता है। ओके, एल एम वहाँ तक अपना डिस्कशन होता है हमारी। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर पीपीआईआरपी। ओके, पीपीआईआरपी का फुल फॉर्म प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मैं बैकग्राउंड वापस नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई एक्सप्लेन यू द बैकग्राउंड ऑलरेडी इन द फर्स्ट लेक्चर। तो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, तो सबसे पहला अपन कंडीशंस की तरफ देख लेते हैं मालिक, कंडीशंस की तरफ देख लेते हैं, कंडीशंस की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले ओके 54 ए बोलता है, 54 ए बोलता है, ओके 54 ए बोलता है, 54 ए बोलता है व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस, ओके कंडीशंस ओके फॉर फाइलिंग दिस इज नॉट ए फाइलिंग एप स्टेट। आपको याद है, आपको कल मैंने बताया था 54 ए मैंने गलती से बोला था वो फाइलिंग एप्लीकेशन के लिए रहेगा, पर 54 ए नहीं था। कौन सा है? 54 सी था फाइलिंग का। तो 54 ए इज बेसिकली ओके 54 ए इज बेसिकली फॉर कंडीशन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन, यानी आपको एप्लीकेशन फाइल करना है उसके लिए कंडीशन है। सबके आत्मा स्क्रीन पे
सबकी आत्मा स्क्रीन पे तोड़। ओके, याद रखना दिसंबर वालों के लिए तो तोड़ इंपॉर्टेंट है एट एनी कॉस्ट। सबसे पहला ये एप्लीकेबल किसको है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये एप्लीकेबल किसको है, ये एप्लीकेबल पहला पॉइंट एमएसएमई को है, ये आपको ऑलरेडी पता है। और इधर मेरे को बताओ कितना डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट कितना है बेटा, डिफॉल्ट 1 CR नहीं है, इधर डिफॉल्ट आपका 10 लाख है। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इनके लिए एप्लीकेबल है और डिफॉल्ट 10 लाख है, तो ये है 10 लाख मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए। डिफॉल्ट 10 लाख के ऊपर जितना भी रहा तो अपन इसमें आ सकते हैं। सर 2 करोड़ डिफॉल्ट रहा तो भी इसमें आ सकता हूं मैं, अगर 2 करोड़ डिफॉल्ट है इसमें आ सकता हूं, आंसर इज यस। इसमें भी आ सकता हूं, 7, 8, 9 में भी आ सकता हूं, 7, 8, 9, 10 में भी आ सकता हूं, लेकिन 20 लाख डिफॉल्ट है तो सिर्फ ये होगा। ओके, एमएसएमई। ओके, तो याद रखना। एंड वापस ये क्लियर कट है आपको, एमएसएमई इंडस्ट्रीज है तो ये सिर्फ कंपनीज और एलएलपीज को एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल नहीं है एमएसएमई। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए। ओके, अब ये लोग बोलते हैं हम कुछ कंडीशंस बताते हैं, वो कंडीशंस आपने कंप्लाई करनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सर कौन सी कंडीशंस। ओके, अब यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस है। ओके, ध्यान दीजिए, एक एक कंडीशंस को अपन अपडेट करते हैं। वापस बोल रहा हूँ, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 आंसर, 4 आंसर होंगे या 5 आंसर होंगे जो आपको एकदम सेंसिटिवली समझने हैं। बाकी जो आंसर रहेंगे वो आप उड़ा भी दिए ना, तोड़ रखे। इसके लिए चार्ट बनाना है क्या मालिक, आंसर एक गैप छोड़ के रख दीजिए, चार्ट मैं लास्ट में बनाऊंगा, क्योंकि चार्ट में मैं सब नहीं डालने वाला हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। ओके, चार्ट इसमें सब पंचायती सेक्शंस है, मैं तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सारे सेक्शंस, क्योंकि भाई एक बार आ गया है। ओके, अपने को दे दिया है, लेकिन सारे सेक्शंस डिस्कशन के लिए वर्थ ही नहीं है ना, मुटेटिस है, तो वो चार्ट में बना के फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ओके, इसका चार्ट अपन लास्ट में रखते हैं, इसको चार्ट में लास्ट में रखते हैं, जितने सेक्शंस है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, इसके सीक्वेंस ऑफ सेक्शंस में जाते हैं अपन मालिक। तो पहले पॉइंट कंडीशन की बात करते हैं। ओके, कंडीशन का सब लोग की आत्मा क्लियर यहाँ पर रही है। सबसे पहला क्वेश्चन ओके, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं। ओके, आप लास्ट 3 इयर्स में, ओके, लास्ट 3 इयर्स में आपका CIR या PPIRP नहीं होना चाहिए। लास्ट 3 इयर्स में ओके, आपका CIR या PPIRP नहीं होना चाहिए। ओके, नो CIR और नो PPIRP लास्ट 3 इयर्स में, नो CIR या PPIRP। ये समझ में आया मालिक? यानी मेरे को बताओ, एक बार PPIRP हुआ उसके बाद आपको कूलिंग पीरियड कितना है? 3 इयर्स है। याद रखिए, PPIRP के लिए कूलिंग पीरियड 3 इयर्स है, लेकिन CIR के लिए कूलिंग पीरियड, CR के लिए कूलिंग पीरियड 12 मंथ्स है। CR के लिए कूलिंग पीरियड 12 मंथ्स है। यानी एग्जांपल बोल रहा हूँ। ओके, मेरे को बताइए, अगर मैंने यहाँ पर PPIRP किया, उसके बाद मुझे वापस PPIRP करना है, तो मैं कब कर पाऊंगा? 3 इयर्स के बाद। लेकिन अगर मुझे CIR करना है, क्या मैं 1 साल के बाद कर पाऊंगा? आंसर इज यस। कल अपन ने याद होगा तो 11 में पढ़ा था। ओके, वहां पर मैंने बोला था 12 मंथ्स के बाद ओके, CIR एंड PPIRP के बाद आप वापस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। 12 मंथ्स तक नहीं कर सकते हो, पर हाँ डिफॉल्ट होना चाहिए। हाँ भाई ये वापस करो, ऐसा एप्लीकेशन मन किया चलो एप्लीकेशन दिखाते हैं, मन किया एप्लीकेशन दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। डिफॉल्ट हुआ तो एप्लीकेशन जाएगा, ये दिमाग में रखो आप। 1 करोड़ नहीं हुआ डिफॉल्ट तो कहाँ से एप्लीकेशन जाएगा भाई उधर? तो पहला पॉइंट ओके, आपको कंडीशन समझ में आई या नहीं भाई? मेरे को बताओ, पहला पॉइंट समझ में आया? कूलिंग पीरियड समझ में आया? मतलब 3 साल का कूलिंग पीरियड इन शॉर्ट। दूसरा पॉइंट है ओके, आप करंटली CIR नहीं जा रहा है आपका, करंटली आप CIR में नहीं हो। ओके, यानी CIR में जो है तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो आप। Currently CIR is not undergoing. मेरे ख्याल से सब लोग क्लियर है, करंटली CIR अंडरगोइंग नहीं है। मेरे ख्याल से झेप रहा है मालिक ये, तो CIR अभी करंटली CIR में नहीं जा रहे हो। ओके, तीसरा सिनारियो ओके, अगर करंटली CIR नहीं है तो अगला पॉइंट और एक पॉइंट है आपको भी आना चाहिए। करंटली किस में नहीं हो आप? और एक करंटली नो लिक्विडेशन। अरे इजी है ना रे, अभी यार CIR नहीं है तो आपका लिक्विडेशन भी ऑर्डर नहीं हुआ है। तो 3 चीजें, लास्ट 3 इयर्स में आपका CIR PPIRP नहीं होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट ओके, करंटली CIR नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ओके, आप लिक्विडेशन में नहीं होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट ओके, याद करके बताओ, यहां पर मैं प्लान कौन देगा, प्लान कौन बनाएगा, मेरे को याद करके बताओ। कल मैंने बताया था उसी को यूज कर रहा हूं। मेरे को बताइए प्लान कौन बनाएगा? रिजोल्यूशन प्लान कौन बनाएगा? RP बनाएगा। मार डालो मुझे, रिजोल्यूशन प्लान कौन बनाएगा? RP बनाएगा। मार डालो, पूरी तरह मार डालो, मेरे को पूरी तरह मार डालो। रिजोल्यूशन प्लान कभी भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बनाता, ये मैं 50 बार बता चुका हूं। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाता है। तो इधर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है? कंपनी खुद है ना, कॉर्पोरेट डेटर खुद है ना, कंपनी खुद बनाएगी। उसको अपने नाम क्या देता है कल प्लान को? और एक नाम का एक नाम मेरे को याद करके बताओ। आई डोंट नो, रिकॉल हो रहा है कि नहीं?
एक नाम है, ओके, क्योंकि और दूसरे प्लान भी हो सकते हैं बाद में। एक नाम दिया था, एक इसको कुछ बोला था, ये कुछ प्लान को नाम दिया था मैंने, बेस रिजोल्यूशन प्लान, बेस रिजोल्यूशन प्लान। ये बेस रिजोल्यूशन प्लान याद आया मालिक? कुछ याद आया? डोंट वरी यार, याद आ ही जाएगा, ठीक है। मैं कुछ हाइपर भी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या यार, मेरे इधर घर वाले डरते नहीं मुझसे, साला तुम लोग कहां से डर रहे हो? मेरे इधर मेरी बच्चा डरता नहीं बे, मेरी बेटी डरती नहीं यार, बीवी का तो नेक्स्ट एंगल है। तुम लोग इधर क्या बड़बड़ कर रहा है? रिकॉल करा ला मालिक। बेस रिजोल्यूशन प्लान, मेरे को बताइए बेस रिजोल्यूशन प्लान कौन बनाएगा? हु विल डेवलप बेस रिजोल्यूशन प्लान? कॉर्पोरेट डेटर। ओके, तो मेरे को बताओ इसका मतलब रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन हुआ? कंपनी हुई। तो इसका मतलब यहां पर जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, मतलब जिसने रिजोल्यूशन प्लान बनाया है, ओके, इसका मतलब ये किसने बनाया? कंपनी ने बनाया है। तो कंपनी के जो भी पर्सन होगा, ओके, जो कंपनी है वो सेक्शन कौन सा कंप्लाई करना चाहिए? 29A। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट का रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना चाहिए उसने, बंदे ने, जिसने भी रिजोल्यूशन प्लान बनाया। वी वांट दैट 29A शुड बी कंप्लाइड बाय हिम। ओके मालिक, ठीक है। इसके अलावा आपने और एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को आपने बुलाया और 66% ने अप्रूव किया प्रपोजल। आप समझ रहे हो मालिक? ओके, मैं वापस बोल रहा हूं सर, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म नहीं हुई है, वापस बोल रहा हूं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म कब होती है? आराम से जाएंगे, आराम से जाना। ओके, हो सकता है आप कुछ मिक्स मैच हो गया, इतना सारा कंटेंट पढ़ लिया, हो सकता है, लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर कब होती है? जब एप्लीकेशन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ओके, एक्सेप्ट करेगा। अभी तक तो पीपीआर के एप्लीकेशन देने के लिए कंडीशन दिख रहे हैं। पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन देने की कंडीशन ही है, एप्लीकेशन दे सकते कि नहीं? तो एप्लीकेशन देने के लिए आपके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है सारे के सारे, एक्सेप्ट रिलेटेड पार्टी, आपके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उन्होंने 66% ने अप्रूव करना चाहिए प्रपोजल। कौन सा प्रपोजल अप्रूव करना चाहिए? रिजोल्यूशन प्लान का प्रपोजल नहीं, पीपीआईआरपी का प्रपोजल। अरे झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? सब लोग है कि नहीं? आत्मा है कि नहीं? काजल है कि नहीं? तो है ना, झेप रहे ना भाई? रेवती एक्टिवेटेड, योर लाफ गॉन मैन, रेवती योर लाफ गॉन। ओके, अंजलि मैडम, तोड़ मैडम, ओके, ठीक है। अंजलि मैडम तो सोच रहे भाई क्या हो रहा है, ठीक है सर, जो कट रही है जिंदगी, ठीक है। पीपीआरपी, आरपी, पीपीआरपी, तोड़ मैन। ओके, इधर वंदना जी भी है, यस मैडम, वंदना जी है, तोड़ मालिक। ओके, तो मेरा पॉइंट ये है, ओके, देखो आप सारी चीजें अभी भूल जाओ, ओके, जो पहले वाली आज जो सुबह पड़ी इग्नोर, अभी नया पॉइंट है, ओके, वो होता है ना धमशेरस खेलते, भूल जा, अभी नया कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को बता, ओके, मेरे को बता, सीओ, ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन एप्लीकेशन के लिए है। और मेरे को बता सीओसी कब बनती है? सीओसी कब बनता है? सीओसी तो अप्रूव होने के बाद बनेगा ना, तो इधर सीओसी नहीं बना है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर अदर देन रिलेटेड पार्टी, ओके, 66% हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल। विच प्रपोजल? हाँ भाई, यू कैन गो अहेड विद पीपीआरपी। आई डू थिंक यू आर क्लियर नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। पक्का? कैन आई शिफ्ट अहेड? हाँ या ना? ओके, क्योंकि 2 और पॉइंट बचे हुए हैं, बट मेरे ख्याल से 5 पॉइंट में तो दिक्कत है नहीं। 7 पॉइंट सर बहुत इजी है, 5 पॉइंट में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है मालिक। 6 पॉइंट, ओके, 6 पॉइंट भी तोड़ इजी है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन वाला है। ओके, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देना जरूरी है। सर कौन सा डिक्लेरेशन? ओके, 3 डिक्लेरेशन है, सुन लीजिए, बहुत आसान से डिक्लेरेशन है कि हम लोग पीपीआईआरपी कितने दिन में खत्म करेंगे? पीपीआईआरपी हम लोग कितने दिन में खत्म करेंगे? 90 डेज में। हम लोग पीपीआईआरपी कोई भी परिस्थिति में 90 डेज में करेंगे। सेकेंड, ओके, वी आर नॉट डिफ्रॉडिंग एनी क्रेडिटर्स। हम लोग कोई भी क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड नहीं कर रहे हैं। एंड और एक, ओके, हमारे लिए कौन काम करने वाला है? ओके, हमारे लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल काम करने वाला है। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए हमने आईपी का नाम, ओके, जो ऑल टुगेदर हमने सिलेक्ट कर लिया है वो हमने बता दिया है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है हमारा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या रहेगा? इधर आईआरपी क्यों नहीं रहेगा मालिक? क्योंकि इधर, ओके, इधर आईआरपी क्यों नहीं रहेगा? रीजन सिंपल है, इधर सीओसी, ओके, सीओसी अप्रूव करिए ऐसा नहीं है, ये पहले से आरपी अपॉइंट हो जाता है। मैं आपको यही बता रहा हूं, मेरे को बताओ ये सब कंडीशन कब कंप्लाई करनी है? ये डिक्लेरेशन कब देना है? एप्लीकेशन के पहले या एप्लीकेशन के बाद में?
पहले देना है। अब पहले देना है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग चाहिए, ओके, बेस रिजोल्यूशन प्लान कहीं ना कहीं रेडी होना चाहिए, अपने को मालूम होना चाहिए 90 डेज में खत्म होगा, ये सब चीजें करनी है। तो ऑलरेडी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑलरेडी अपॉइंटेड है, आरपी ऑलरेडी अपॉइंटेड है मालिक, ओके, आरपी ऑलरेडी अपॉइंटेड है, मेरे ख्याल से झेपा मालिक ये पॉइंट, तो इसलिए इसमें आरपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए आरपी ही डायरेक्टली। और आरपी कौन सिलेक्ट करेगा इसमें, हु इज सिलेक्टिंग आरपी, कंपनी, कंपनी सिलेक्ट कर रही है, परफेक्ट मालिक, कंपनी सिलेक्ट कर रही है, और इसलिए डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये आरपी हमारा है, जो आईपी प्रोफेशनल है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, वो आरपी हमारे लिए है। और ये आरपी को अप्रूव किसने करना चाहिए था, ये आरपी को अप्रूव होना बहुत जरूरी है। ये आरपी को अप्रूवल किसने दिया है, अप्रूव हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने दिया हुआ है। अप्रूव्ड बाय कौन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि अल्टीमेटली किसके लिए काम करेगा वो, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए। डन है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आप ही बताओ मेरे को, ओके, अगर कंपनी पीपीआईआरपी दे रही है तो कंपनी ने और एक कुछ पास करना चाहिए। खत्म कंडीशन, मेरे को बताओ कंडीशन समझा या नहीं समझा। ओके, ये कंडीशन कब की है, एप्लीकेशन के पहले या एप्लीकेशन के बाद, एप्लीकेशन के पहले। कंडीशन पहले एकदम सिंपल है, 3 साल पहले कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो you are not currently in CIR, you are not currently in liquidation, okay, you have a base resolution plan ready, okay, which is prepared by resolution professional who comply with section 29A. उसके बाद है financial creditor has 66% has approved the proposal. Next, director should give a declaration, 3 declarations are there that will complete PPRP in 90 days. Second point, okay, will ensure that it is not to defraud the creditors. And third point, okay, the resolution professional जो हमने अपॉइंट किया हुआ है वो financial creditor ने अप्रूव किया हुआ है। लास्ट कॉन्सेप्ट इज दैट हमने ऑलरेडी क्या पास कर लिया है, एसआर पास कर लिया है। क्या पास कर लिया बेटा, एसआर पास कर लिया। भारत माता की जय। समझ में आया क्या, समझ में आया एवरीबॉडी, परफेक्ट मालिक। ओके, अब अगला सेक्शन तो कंडीशन हुई, कैन अब क्वेश्चन ये, कंडीशन हुई तो क्या मैं अब एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं पीपीआरपी का। एप्लीकेशन का सेक्शन बताइए, एप्लीकेशन का सेक्शन बताइए। फॉर इफेक्ट 54C, तो 54A के बाद मैं डायरेक्टली 54C जा रहा हूं सर। 54B 5 मिनट के बाद, पहले 54C को खत्म करते हैं। 54C क्योंकि कंडीशन कंप्लाई की है तो हम एप्लीकेशन देंगे पहले। 54C इज बेसिकली एप्लीकेशन। यहां पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसका पूरा फॉर्मेट आपके दिमाग में कल का रेडी होना चाहिए। ये कल रात को जो पढ़ा है वो पॉइंट यहां पर आएगा, यानी 24 घंटे बाद वही चीज पढ़ रहे हो आप। जिंदगी कितनी बड़ी साइकिल है, आफ्टर 24 आवर्स वी आर स्टडिंग द सेम थिंग। ओके, तो पहला पॉइंट, ओके, सबसे पहला पॉइंट, ओके, मेरे को बताओ एप्लीकेशन देने के लिए आपको कौन सी कंडीशन कंप्लाई करनी चाहिए। कंडीशन पहले एप्लीकेशन के पहले कौन सी कंडीशन कंप्लाई करनी चाहिए। कंडीशन ऑफ 54A कंप्लाई हुई कि नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन 54A आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, ये कंप्लाई करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के लिए लिखा हुआ है उन्होंने। ओके, डायरेक्टली एप्लीकेशन में घुसो मत सालो। ओके, पहले 54A को कंप्लाई करो। ओके, इसके बाद सर इसका फॉर्म और फीस कितनी होगी, फॉर्म एंड फीस स्पेसिफाइड होगी। फॉर्म एंड फीस स्पेसिफाइड है, ठीक है मालिक, स्पेसिफाइड जो होगी उसके हिसाब से आप पे कर दो, ठीक है। सर एप्लीकेशन, ओके, तीसरा सिनारियो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एप्लीकेशन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर एप्लीकेशन किसको दिया जाएगा, एप्लीकेशन किसको जाएगा, एप्लीकेशन किसको जाएगा, मेरे को बताइए एप्लीकेशन किसको देना है। एप्लीकेशन एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, ए के पास जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन जब जाएगा तो ए के आपको याद होगा कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। कल भी पढ़ा था ना 7, 8, 9, 10 में, उसी तरह यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन होगी। सर कोई बताएगा पहली इन्फॉर्मेशन क्या होगी, पहली इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन। आप डिक्लेरेशन दे दीजिए, आपने जो डिक्लेरेशन लिया वो मुझे दे दीजिए, डिक्लेरेशन दे दीजिए। डिक्लेरेशन के साथ और एक चीज़ है एसआर, और एक चीज़ है अगर आपको याद है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर 66% का अप्रूवल। ये 3 चीज़ें हमें दीजिए पहले, यानी आपकी जो कंडीशन की 3 रिक्वायरमेंट थी वो पूछिए पहले दीजिए। डिक्लेरेशन दीजिए, ओके, एसआर दीजिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर 66% के अप्रूवल दीजिए। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। दूसरा किसी का नाम दीजिए, ओके, किसी का नाम दीजिए। किसका नाम देना है, किसका नाम देना है, नेम ऑफ आईपी, परफेक्ट, आईपी एज आरपी, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तीसरा डिक्लेरेशन, ये भी आपको आराम से आना चाहिए। ओके, नया है पर डिक्लेरेशन देना है अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। कुछ याद है वर्ड ट्रांजैक्शन आती,
बिफोर द ब्रेक पढ़ा हुआ था अपन ने, ट्रांजैक्शन 3 तरह के ट्रांजैक्शन है। ओके, आपको याद हो गया तो प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यू, एक्सटॉर्शिनेट, याद आया? तीनों की जगह इन लोग ने ये 2 नाम दे दिए। ओके, डिक्लेरेशन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर फ्रॉडलेंट और अंडर वैल्यू, फ्रॉडलेंट और अंडर वैल्यू, फ्रॉडलेंट और अंडर वैल्यू, वो ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, इसके बारे में डिक्लेरेशन दीजिए। फ्रॉडलेंट और अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन बाद में मालूम नहीं पड़ने चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन थे। ओके, बाद में नहीं मालूम पड़नी चाहिए वो ट्रांजैक्शन थे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, आई डू थिंक 4 पॉइंट क्लियर है एप्लीकेशन के लिए। 54C में एप्लीकेशन जा रहा है, 54C में एप्लीकेशन जा रहा है, घाई एकदम आराम से। देखो मैं वही वापस बोल रहा हूँ, पहले 3-4 सेक्शन में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद धप बीच के सेक्शन है, फिर एक सेक्शन लास्ट में डिस्कशन में तोड़ाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर है इधर तक। इसके बाद अगला पॉइंट मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी समझेगा। ए कितने दिन में क्या करेगा, 14 डेज में ए करेगा, नहीं तो आर करेगा, आर करेगा तो 7 डेज देगा। कॉमेडी हो गया ये, कितना आसान सा पॉइंट है। ओके, ये 7 डेज है, याद है। एंड लास्ट पॉइंट, पीपीआरपी स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ राघव, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन और एप्लीकेशन। एडमिशन, राघव है कि गया? राघव गॉन। Oh my God, it is heartbreaking. My heart got hurt, man. Raghav, you broke my heart. My heart got hurt, man. राघव चले गए। ओह तोड़ मालिक, समझा कि नहीं बताइए मेरे को ये। सर है क्या वो? दिख नहीं रहा होगा मेरे को दिख नहीं रहा होगा। एप्लीकेशन समझा कि नहीं मेरे को बताइए। तो एप्लीकेशन में क्या चेंज मिला आपको कल से और आज में? इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे 7, 8, 9, 10 में क्या डिफरेंस था? इन्फॉर्मेशन। इनकॉर्पोरेट हो गया। तो एप्लीकेशन देते वक्त क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये याद रखना है। 54A, 54C, we have done 54A, 54C. Now sir, what about 54B? Okay Malik, I'll be discussing 54B and 54H, ये 54F, ये 2 साथ में डिस्कस करूंगा मालिक। ओके, 54B और 54F, ये 2 साथ में डिस्कस करूंगा। सर ये 2 साथ में क्यों डिस्कस करोगे? क्योंकि दोनों में हम लोग रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के ड्यूटीज पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज पढ़ेंगे, आरपी की ड्यूटीज पढ़ेंगे मालिक। सर आरपी की ड्यूटीज के लिए 2 सेक्शन। ओके बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके वापस बोल रहा हूँ, है छोटे से आंसर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और टेक्निकली इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू स्टडीड अर्लियर, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू टू एम्फसाइज हियर, इट इज टेक्निकली डिफरेंट। ओके मेरे को बताओ, व्हेन आरपी वाज अपॉइंटेड, बिफोर एप्लीकेशन और आफ्टर एप्लीकेशन? बिफोर एप्लीकेशन, एवरीबॉडी एग्री? आपको कैसे मालूम पड़ा बिफोर एप्लीकेशन है? हाँ क्या हुआ? ओके मैं बता रहा हूँ बिफोर का कौन सा। कंडीशंस में आप देखोगे तो कंडीशंस में ऑल टुगेदर अपन ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि हमारे पास रिजर्वेशन एप्लीकेंट, ओके रिजर्वेशन प्रोफेशनल ऑलरेडी है, बेस रिजर्वेशन प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं और हम ट्राई करेंगे 90 डेज में, हम कंप्लीट करेंगे 90 डेज में, ये डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है। और इस रिजर्वेशन प्रोफेशनल को किसने अप्रूव किया है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। इज दैट पॉइंट क्लियर? इधर तक क्लियर है ये पॉइंट? ओके तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो दो टाइम के उसके रोल होंगे, वो दोनों अलग अलग होंगे। एक होगा बिफोर एप्लीकेशन, एक होगा बिफोर एप्लीकेशन उसके रोल क्या होंगे? बिफोर एप्लीकेशन यानी पीपीआरपी अप्रूव नहीं हुआ है, मालिक, पीपीआरपी अप्रूव नहीं हुआ है, उसके पहले उसका कुछ रोल है मालिक, पीपीआरपी अप्रूव नहीं हुआ उसके पहले उसका रोल है मालिक। और एक है आफ्टर अप्रूवल, आफ्टर एडमिशन। कुछ समझ में आया? दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा क्या? चलो आपके हाथ भी थक गए होंगे टाइप करते करते। यस मैम,
हो सकता है चांस है आपका है, बट मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है मालिक। ओके, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल 2 इसमें रहेगा, एक कैसा रहेगा मैं वापस बता रहा हूँ। मतलब इसमें सर होना क्या है, होना ये है कि मैंने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से बात की, उसको अपॉइंट किया, मैंने उसको अपने प्लान के बारे में डिस्कशन किया, उसको मैंने बताया पीपीआरपी करना है। ओके, उससे ओके हुआ, उसके बाद उसने कमिटी ऑफ क्रेडिटर मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर को बुलाया, 66% अप्रूवल लिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर जैसा ही होता है वो 66% अप्रूवल लिए। ओके, वो हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन दिया। ये एक फेज है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का। अब मेरे को बताओ, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, खत्म करो स्टोरी। ओके, गया, मेरे को बताओ आरपी का काम है क्या आगे वापस? तो ये आरपी का काम 54B में होगा। और एक है एप्लीकेशन अप्रूव हुआ, एप्लीकेशन अप्रूव हुआ उसके बाद उसका काम चालू हुआ, वो होगा 54F। 54F। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? पक्का? ओके, बिफोर ये ओके याद रखना, ड्यूटीज ऑफ आरपी बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआरपी। इसको मैं बिफोर एप्लीकेशन बोलूँ तो रेदर देन बिफोर इनिशिएशन ऑफ मतलब स्टार्ट करने के पहले, बिफोर इनिशिएशन, थोड़ा सा आपको वर्डिंग्स उसी में रहेगी, इनिशिएशन ऑफ पीपीआरपी। सर यहाँ पर क्या काम होगा, मेरे को बताओ क्या काम होगा इसका काम क्या होगा? बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआरपी इसका काम क्या होगा? इसका काम सिंपल होगा, सबसे पहला ओके भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर से अप्रूवल करवाना। राघव कहा था तू, राघव का आंसर आया नेवरदलेस। सबसे पहला पॉइंट है ओके याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला इसको एंश्योर करना, इसकी ड्यूटीज क्या है, रिपोर्ट करना अबाउट कंडीशंस एंड बेस रिजोल्यूशन प्लान, अबाउट कंडीशंस एंड बेस रिजोल्यूशन प्लान। आराम से जाइए मालिक। ओके वापस बोल रहा हूँ, रिपोर्ट करना अबाउट कंडीशंस एंड बेस रिजोल्यूशन प्लान। ओके, फाइल डॉक्यूमेंट। सर ये रिपोर्ट किसको करेगा वैसे? रिपोर्ट अबाउट कंडीशंस एंड बेस रिजोल्यूशन प्लान, ये रिपोर्ट किसको करेगा? रिपोर्ट किसको करेगा? ये रिपोर्ट करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। 66% जो हाँ बोलेंगे ना, नहीं तो 66% हाँ कैसे बोलेंगे? तो ये रिपोर्ट करेगा उनको। ओके, क्रेडिटर्स को रिपोर्ट करेगा। दूसरा सिनारियो ओके, ये सब डॉक्यूमेंट फाइल करेगा बोर्ड के साथ में। बोर्ड को डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने का काम इसका होगा, फाइल डॉक्यूमेंट्स विद बोर्ड, फाइल डॉक्यूमेंट्स विद बोर्ड, फाइल डॉक्यूमेंट्स विद बोर्ड। एंड तीसरा पॉइंट, एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड, एनी अदर स्पेसिफाइड, अगर कुछ और स्पेसिफाइड तो। इन शॉर्ट इसका पहला काम क्या होगा? ओके, बिफोर पीपीआरपी चालू होने के पहले वाला काम क्या होगा? उसका पहले वाला काम यही होगा ओके, कंडीशंस को एंश्योर करना, कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं। और ये कंडीशन एप्लीकेशन जब जाएगा, एप्लीकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो फाइल करना। ओके, वो पहले वाले आरपी का काम होगा। ओके, और ये मेरे को बताओ इसकी ड्यूटीज कब सीज होगी? इस केस में ड्यूटी सीज कब होगी? ड्यूटी सीज कब होगी इसकी? सीज कब होगी? ड्यूटी सीज कब होगी इसकी? ओके, पहला पॉइंट ओके, अगर आपने ओके ड्यूटी सीज कब होगी ये आरपी की, ये वाले आरपी की ड्यूटीज कब सीज होगी? अगर आपने 90 डेज में ओके कंप्लाई नहीं किया, 90 डेज में खत्म नहीं किया, तो भाई पीपीआरपी वैसे ही टर्मिनेट होगा और आपकी ड्यूटी सीज हो जाएगी। 90 डेज में कंप्लाई नहीं किया, 90 डेज में कंप्लाई नहीं किया। और दूसरा, ए ने क्या किया बेटा? झोल मारा। ए ने क्या किया तुम्हारे साथ? रिजेक्ट कर दिया। ए ने रिजेक्ट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान मेरे को बताओ, समझा कि नहीं समझा है? ड्यूटीज उसकी कब सीज होगी? 2 केसेस में। अगर 90 डेज में उसने प्लान दिया, मतलब प्लान ही नहीं दिया, 90 डेज में कंप्लीशन नहीं हुआ ओके, तो उसकी ड्यूटी सीज हो जाएगी। या दूसरा, ए ने रिजेक्ट कर दिया। सर क्या रिजेक्ट कर दिया? ओके, ऑल टुगेदर जो एप्लीकेशन आपने दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया, ये केस में ड्यूटी सीज हो जाएगी मालिक उसकी, ये ड्यूटी सीज हो जाएगी मेरे ख्याल से। जेपा मालिक ओके, ये पॉइंट पक्का क्लियर? ये हो गया आपका विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। और ये होने के बाद आप 54F बता रहे हैं। 54F में थोड़ी सी आत्मा ध्यान देना, रीजन सिंपल है, क्योंकि अब याद रखना 54F होने के बाद है ना, जैसे इसके बाद आएगा टाइम लिमिट है, मोरेटोरियम है, क्लेम्स है, मैनेजमेंट है, इसके बाद 5-6 क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, ये सिर्फ ये दम है। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन होगा, वो एक क्वेश्चन दम है, और उसके बाद है ना आंसर इजी है, लेकिन थोड़ा सा सेक्शन से याद रखना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। तो आप ये समझ लीजिए ओके, ये एक क्वेश्चन है, इसके बाद 4-5 सेक्शंस होंगे, जो पंचायती सेक्शन मैं ऐसे ही करूंगा ओके, ऐसे ही करूंगा, क्योंकि मुटेटिस मुटेंडिस है,
और उसके बाद एक सेक्शन होगा जो अपने लिए लंबा चलेगा मतलब पॉइंट्स होंगे। तो मैं आपको बताऊं पेशेंसली अगर आपको समझना है तो आप यार 2 क्वेश्चन अभी से लेकर और 2 छोटे कॉन्सेप्ट्स मतलब कॉन्सेप्ट वाइज लेकर 4 कॉन्सेप्ट में आपको अपने खत्म होगा वक्त। ओके अब यहां पर इसलिए सुनो क्योंकि ये पहले जैसी ड्यूटी नहीं है, इसीलिए मैं आपको वापस एक्टिवेट करवा रहा हूं मालिक। और माँ कसम बोल रहा हूँ, अभी ये सच्ची बोल रहा हूँ, ये मैंने दोपहर को जैसे बोला वैसे झूठ नहीं है मालिक, ये सच्ची है, ये सच्ची बोल रहा हूँ। मैंने जब अभी आपको बोला ना ऐसा 4 वाला, ये सच्ची है, माँ कसम बोल रहा हूँ, माँ कसम। ये लास्ट पॉइंट है, आप आपकी आत्मा एक्टिव है, ये आ जाओ। अब यहाँ पर प्लीज़ एक पॉइंट रिकॉल करके बताइए, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो चार्ट को रिकॉल करके बताइए मेरे को। बताइए इसमें मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कौन करने वाला है? मैंने आपको ये कल बताया था, इसमें मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कौन करने वाला है? पीपीआरपी में मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कौन करने वाला है? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कौन करने वाला है? कंपनी ओनली। क्या ये मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ओके क्या ये आरपी के हाथ में जाती है? क्या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी आरपी के हाथ में जाती है? आंसर इज नो। ओके एक छोटा सा पॉइंट याद रखो, मैंने आपको बताया था ओके एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद, मैं सब रिकॉल करवा रहा हूँ, ये मेरे को ये बेस रिकॉल करा रहा है, इसके बाद मैं आपको रूल समझा दूंगा। मेरे को बताओ ओके एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद अगर आपको ये सीक्वेंस याद आ रहा है, देखो कैसे हुआ। एक्स लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया 10 लाख है, एक्स लिमिटेड ओके रेजोल्यूशन प्लान आरपी अपॉइंट किया, सीओसी से अप्रूवल लिया, फिर 14 डेज में हाँ या ना हुआ, फिर आरपी ने रेजोल्यूशन प्लान बनाया, जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है ओके वो सीओसी को दिया। सीओसी को कभी भी लगा कि भाई मैनेजमेंट ऑफ कंपनी आरपी के पास लेनी चाहिए तो वो एप्लीकेशन देगी ए को, और उसके बाद मालूम पड़ा फ्रॉड और मिस मैनेजमेंट है, तो फिर ओके वो किसके पास जाएगा? आरपी के पास जाएगा। याद आया ना मालिक? तब तक यहां पर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी किधर रहेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जिस्टिंग। ठीक है, इधर तक क्लियर? इधर तक तो रिकॉल हुआ ना कि कुछ हुआ ना मालिक? मतलब रिकॉल मतलब उस कंटेक्स्ट से रिकॉल नहीं पूछ रहा हूं, बट रिकॉल मतलब आया ना ध्यान में? तो इसीलिए यहां पर क्या बोला है, सबसे पहला ओके उसकी ड्यूटी क्या होगी? आराम से, ये थोड़ा सा पॉइंट अपने डिस्कशन में जाएगा। उसके सबसे पहले ड्यूटी क्या होगी? सबसे पहली उसकी ड्यूटी होगी ही विल कंप्लीट क्या रे? पीपीआईआरपी। ही विल कंप्लीट पीपीआरपी। परफेक्ट मालिक। दूसरी ड्यूटी आप मेरे को बताइए, दूसरी ड्यूटी क्या होगी? अब यहाँ पर दूसरी ड्यूटीज में इन लोग ने मल्टीप्लाई चीजें दी है। अब यहाँ पर सुनते जाइए ओके। सबसे पहली ड्यूटी होगी कंफर्म करिए लिस्ट, कंफर्म लिस्ट करिए। अब मेरे को बताओ कौन सी लिस्ट कंफर्म करने को बोल रहे हैं? आराम से, मैं थोड़ा सा स्लो ही जाऊंगा इस पॉइंट पे, ये और एक क्वेश्चन है उसमें स्लो ही जाने वाला हूँ, आप उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा मेरे को। कंफर्म लिस्ट करिए। कौन सी लिस्ट कंफर्म करने बोल रही है? आंसर दोगे तो मेरे लिए अच्छा है, तो फिर क्या मेरे को रिस्पॉन्ड मतलब ऐसे थोड़ा सा ये रहेगा। कंफर्म लिस्ट करनी है। कौन सी लिस्ट करनी है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट कंफर्म करनी है। ठीक है ओके। लिस्ट कंफर्म करने के बाद इन्फॉर्म करना है। सर किसको इन्फॉर्म करना है? क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना है कि भाई हम लोग ये पीपीआरपी जा रहे हैं, जो क्रेडिटर्स है सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके अब मेरे को बताओ इन्फॉर्म करने के बाद हो सकता है नए क्रेडिटर्स आ जाए। आंसर इज यस। अपडेट करिए। क्या अपडेट करिए? लिस्ट को अपडेट करिए। तो पहला पॉइंट लिस्ट कंफर्म करिए, ओके इन्फॉर्म करिए, उसके बाद अपडेट करिए लिस्ट। परफेक्ट मालिक, एकदम तोड़ है। ओके अब यहाँ पर क्या मैं ऐसे बोलूँ, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी उनके हाथ में लीजिए, बोर्ड के पावर्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या ऐसा लिख सकते हैं अपन इधर? आंसर इज नो। ये अपन ने याद है आज सुबह लिखा था सीआईआर के इसमें, उसमें था, इधर नहीं है। तो इधर क्या करना है? इधर इनको मॉनिटर करना है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हाँ ध्यान रखना, बिकॉज ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, तो इनको मॉनिटर करना होगा। सर मॉनिटर क्या करना है? मैनेजमेंट ओके मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, उसको मॉनिटर करना है। और मॉनिटर करके अगर उनको लग रहा है कोई ब्रीच हो रहा है, अगर मॉनिटर लग के मालूम पड़ रहा है ब्रीच हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो किसको इन्फॉर्म करना है? ए को नहीं जाएंगे रे वापस। अपन यहां पर डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? ओके मेरे को बताओ, आफ्टर एडमिशन हो चुका है ना, एडमिशन हो चुका है, तो डिसीजन मेकिंग कौन है अभी? सीओसी, और सीओसी ए को बोलेंगे। याद करो मैंने ये तो ए के पास नहीं जाएगा, ये किसको ब्रीच हुआ तो किसको अपडेट करेंगे? सीओसी को। ये 2 पॉइंट आपके लिए पूरी तरह डिफरेंट है बेटा, ये 2 पॉइंट सपने में भी नहीं आएगा अपने, ये 2 पॉइंट अपने सपने में भी दिमाग में नहीं आएगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 पॉइंट आईबीसी से अलग चल रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग हुआ है। आई डोंट नो, समझ झेपा मालिक? ओके और इसके बाद है भाई सीओसी करिए और मीटिंग करिए, ईएफ सीओसी और मीटिंग करिए। सेम सिनारियो जो अपन ने डिस्कस किया यार, अप्लाई मुटेंडिस एफ
जी। ओके, इसके बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाइए। क्या यार झम पे एग्री चल रहा है मेरे लाइफ में। ओके, ये सारी चीज़ें मेरे को बताओ, आप अगर देखोगे नोट करोगे तो आपको दो चीज़ जो बहुत अलग मिली है वो इंपॉर्टेंट थी अपनी, जो आपने अलग से पढ़ी है। ओके, दो चीज़ अलग से पढ़ी हुई है। ओके, और उसके अलावा जी और एक है अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, कोई ट्रांजैक्शन के लिए कुछ अवॉइडेंस है तो वो चीज़ें देख लीजिए, अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, स्टोरी खत्म, ये ड्यूटी है। ये आप LDR मार्क करके रखिए दिसंबर वालों। ओके, मई 22 नवंबर 22 वालों भी, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद ये बदल सकता है डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनेशन पॉइंट। ओके, ड्यूटीज ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आफ्टर PPIRP स्टार्ट्स। PPIRP स्टार्ट्स, उसके बाद उसकी ड्यूटी क्या होगी, उसमें ये पॉइंट है। अब ये LDR किस कंटेक्स्ट से है सर? थियोरेटिकल आंसर से। आंसर इज यस, थियोरेटिकल आंसर से याद रखिए। उसके बाद पॉइंट आगे देखिए मालिक। तो यहां पर आपने ड्यूटीज को समझ लिया। सर ड्यूटीज के साथ में आपको याद होगा अपन ने सुबह डिस्कस किया था ड्यूटीज के साथ, सर कौन सा जी पॉइंट क्या है? जी पॉइंट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जगत भाई, आप दोपहर को याद था इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, याद है क्या जगत भाई? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब क्या था? डाटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस, पूरा इंफॉर्मेशन बनाएंगे कंपनी के बारे में। और ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का एक्सेस किसको देते थे? रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को। अब मेरे को बताओ क्या इधर बेस रिजोल्यूशन प्लान रेडी है? आंसर इज यस। किसने बनाया हुआ है? कंपनी ने बनाया हुआ है। तो फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने का फायदा क्या है? फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने का फायदा क्या है? आपको शायद याद दिला दूं, अगर बेस रिजोल्यूशन प्लान अगर रिजेक्ट हो गया COC ने तो क्या इनवाइट करेंगे हम? नए वाले लोगों को इनवाइट करेंगे, याद आया? अब नए वाले लोगों को इनवाइट करेंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा? हमको क्या देना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ेगा। भारत माता की जय। समझ में आया? क्लियर 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 क्लियर। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? Sir, why IRP will file document with board when application is filed with AA? It's some documents, books of accounts and other things. Okay, certain चीजें documentation फाइल करना पड़ सकता है जो AA के थ्रू ही है पर बोर्ड के साथ में। इट में हैपन, कुछ कंडीशन है, कुछ डिक्लेरेशन है, बोर्ड के साथ जाए, बोर्ड को सबमिट करनी पड़े। दैट बोर्ड का सबमिशन कैन बी डन बाय ओके दिस ये वाला पॉइंट RP। बोर्ड के सर्टन डॉक्यूमेंट्स आर देयर। ओके, इसके वापस इस पॉइंट पे अपन ज़्यादा पॉइंट डिस्कस में, मतलब इसके पॉइंट मैंने देखे थे, मैंने बोला मैंने एग्जांपल इसके जब तक नहीं आएंगे तो 3 एम्बिग्विटी आपको मिलेगी। इफ रिमेंबर यस्टरडे ओनली रोल्ड के 2-3 जगह आपको ये पॉइंट मिलेगा। ये एग्जांपल 90 डेज 30 डेज का भी एम्बिग्विटी वाला पॉइंट है। वो एक्जैक्टली सेक्शन ने वैसे मेंशन नहीं किया, लेकिन वो अपन उसको एनालाइज कर रहे हैं। ओके, ये होने के बाद ओके आपका ड्यूटी के साथ में और एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड पावर्स। पावर्स। ओके, ये पावर्स याद रखना। मैंने ड्यूटी अगर इधर लिखी है इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं कि आप ड्यूटी पढ़ोगे, बिकॉज ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, पावर्स में मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं है बिकॉज आपके सारे पावर्स सिमिलर है, आपने जो पढ़े हुए हैं। आपके सारे पावर्स जो पहले वाले हैं वही सारे के सारे पावर्स, ऊपर वाले जो पावर्स है वही यहाँ पर है। सर एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिली होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होगा, एक्सेस अटेंड करेगा मीटिंग्स, अपॉइंट अकाउंटेंट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, बिजनेस ऑपरेशन के लिए देख सकता है, फाइनेंशियल ऑपरेशन है ओके वो देख सकता है, एसेट एंड लाइबिलिटीज का ले सकता है। लेकिन एक पावर नहीं होगा इसमें, अगर आपको याद होगा, पावर्स ऑफ बोर्ड्स एंड डायरेक्टर्स और KMP। इसके बाद वो पावर्स इसको नहीं मिलेंगे, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा। बाकी अदर देन दैट ओके फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना, उनसे इन्फॉर्मेशन मंगाना, ये सारी चीजें इसके पास पावर्स रहेंगी। याद रखना इसके पास सिर्फ एक पावर, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP, और वो एम्प्लॉय उनको रिपोर्ट करेंगे उसकी वजह से ओके वो गोइंग कंसर्न करके करना है, ये पावर्स इनके पास नहीं रहेगा। तो ऑल टुगेदर अगर मैं इसको थोड़ा सेंसिबली करने जाता हूं तो मैं आपको बता दूं, इसको सेंसिबली करूं तो एक्सेस याद रखिए, एक्सेस है तो एक्सेस में सबसे पहले याद रखिए बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस है। उसके अलावा एक्सेस है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस है। एक्सेस में मतलब ये 3 पॉइंट है, मैंने उसको पॉइंट्स कम कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, पहला है एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तीसरा है एक्सेस आपके लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पॉइंट पे जो आपके फिजिकल कॉपी यानी कॉर्पोरेट डेटर्स के पास रखे हुए थे, पहला वाला है आपके जो कॉर्पोरेट डेटर के पास रखे हुए हैं ओके, दूसरा है गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास रखे हुए हैं। तो 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपके पास एक्सेस करने के लिए, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपके पास एक्सेस करने के लिए। ओके तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कॉर्पोरेट डेटर के पास है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे मालिक। तो पहला पॉइंट एक्सेस करिए, ठीक है, 3 पावर हो गए। उसके बाद ओके मीटिंग अटेंड करना, सर किसकी मीटिंग अटेंड करना है? अटेंड मीटिंग्स। याद रखना कमिटी ऑफ क्रेडिटर का मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर तो मेरे को झेपने वाला है। यहाँ पर मेरे को किसकी मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि मुझे मॉनिटर करना है बोर्ड बराबर काम कर रहा है कि नहीं।
मुझे मॉनिटर करना है बोर्ड बराबर काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ये अटेंड करिए, मॉनिटर करिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, मॉनिटर करिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। इसलिए मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अटेंड करोगे आप अटेंड करोगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। कोई कमिटीज है जैसे ऑडिट कमिटी है, उसकी मीटिंग भी अटेंड की जाएगी, मॉनिटर करना है उनको। ओके सो ये एक्सेस हो गया, एक अटेंड हो गया। इसके अलावा ओके अपॉइंट कर सकते हैं अकाउंटेंट, लॉयर और समथिंग लाइक दैट, अपॉइंट कर सकते हैं। और उसके अलावा कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उनके लिए, वो जानकारी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में अपन जब बात करते हैं सर कौन सी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस ऑपरेशन कैसे चल रहा है, ओके भाई आपकी स्ट्रैटेजीज क्या रही है, इसके बारे में समझना, इसके बारे में करना। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज कौन से है, एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज कौन सी है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसके बारे में याद रखना। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे पावर्स में बात की गई है। ओके सर एक पावर मैंने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का सुनेगा, सीआईआर में बैंक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का सुनेगा कि इसको पेमेंट इतना कर, इसको पेमेंट इतना कर। क्या यहां पर ऐसा होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी के पास है। लेकिन क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको सारे रिकॉर्ड्स देगा? ये बस ये पॉइंट याद रखना, ये चौथा पॉइंट इन्होंने क्लियर किया हुआ है, इस पे रोक टोक नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी रहेंगी वो सारे रिकॉर्ड्स किसको दे सकती है, आरपी को दे सकती है। ये पावर आरपी के पास रहेगा, क्योंकि उसको देखना जरूरी, मॉनिटर करना जरूरी है। इसके लिए पॉइंट है, सारी इंफॉर्मेशन सबमिट की जाएगी, मालिक, सारी इंफॉर्मेशन सबमिट की जाएगी। ओके यानी याद रखना। और आरपी अकेला खुद काम नहीं करेगा, तो इसीलिए पर्सनल लग सकते हैं, पर्सनल, क्योंकि ये काम करना है, पर्सनल हो सकते हैं कंपनी के, कॉर्पोरेट डेटर के, वो आरपी को असिस्ट कर सकते हैं, पर्सनल असिस्ट करेंगे। ओके आरपी को समझने के लिए। एंड फीस एंड अदर थिंग, मेरे को बताओ आरपी की फीस कौन डिसाइड करेगा? आरपी को अपॉइंट किसने किया है? बोर्ड ने किया है। मार डाल मेरे को, बोर्ड इधर मतलब कौन डिस्कशन है, बोर्ड बोल रहे हैं मतलब अपन आईबीबीआई बोल रहे हैं। आईबीबीआई ने अपॉइंट किया क्या आरपी को? कंपनी ने किया है। तो इसकी फीस कौन डिसाइड करेगा? कंपनी करेगी। लेकिन याद रखना ओके ये कंपनी, जो कंपनी स्पेसिफाई करेगी, कंपनी उसके बेसिस पे जाएगी, ये स्पेसिफाई किया जाएगा कंपनी के थ्रू, लेकिन ये सीओसी ही करेगा। याद रखना कंपनी भले ही फीस कुछ भी बोलेगी, लेकिन इसको सीओसी फाइनल करेगा। सीओसी इसको लिमिट कर सकता है, समझ में आ रहा है? सीओसी इसको लिमिट कर सकता है, नहीं भाई इतनी फीस नहीं होगी, इतनी लिमिट देंगे। ओके सर, तो याद रखना अगर प्रायर टू सीओसी अपॉइंट हुआ है तो फीस को रेटिफाई करना पड़ेगा सीओसी से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके बट ये ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बट ये पॉइंट हो गया आपका 54B एंड 54F। तो मैं आपको बता दूं अभी तक क्या क्या पढ़ा है मैंने। ओके आराम से पीपीआईआरपी में, क्योंकि ये सेक्शन खत्म, तो अभी आप थोड़ा सा चिल रह सकते हो थोड़ी देर, एक 15-20 मिनट, जो मैं मोटेटिस पढ़ाऊंगा, 1-2 पॉइंट पढ़ाऊंगा। ओके ये है, और उसके बाद एक सेक्शन सिर्फ आप ध्यान दीजिए, लास्ट सेक्शन रहेगा वो। ओके तो आपको मैंने अभी पढ़ा है 54A जहाँ पर कंडीशन बताई, फिर मैंने पढ़ाया 54C जहाँ पर एप्लीकेशन जाएगा, फिर मैंने पढ़ाया 54B जहाँ पर पावर्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, 54F जहाँ पर पावर्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लेकिन आफ्टर एडमिशन की मैंने कहानी आपको समझाई कैसे वर्क हो रहा है। ओके अब बात करते हैं, अब जो बचे हुए सेक्शन है, मेरे को बताओ 54A खत्म, 54B खत्म, 54C खत्म, 54D मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो किसी को दिक्कत आनी चाहिए। 54D ओके एवरीबडी कैन आंसर। ओके 54D इज बेसिकली ए टाइम लिमिट, anybody can answer this now because this is what already explained to you what is the total time limit for पूरा completing a process। आपको यहाँ पर इन लोग ने लिखा है 120 डेज लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 120 डेज उन लोग ने कैसे कैलकुलेट किया है, तो मैंने आपको बताया ये है 120 डेज लिखा है, इन्होंने बोला पूरा खत्म होगा 120 डेज में। लेकिन आपका पीपीआईआरपी सबमिट कब तक होना चाहिए? पीपीआईआरपी सबमिट कब तक होना चाहिए? ये आपका 90 डेज में होना चाहिए, खत्म स्टोरी। नो आ गया, मतलब ये लोग ने ओके क्लियर किया हुआ है कि इसका मतलब जो 120 डेज है उसमें 30, वो स्टार्टिंग में ऐसा लिखा है पीपीआरपी प्रोसेस 120 डेज होगा, लेकिन 90 डेज में आपका सबमिशन ऑफ प्लान होना चाहिए। 90 डेज में ये प्लान सबमिट हो जाना चाहिए, प्लान सबमिट होना चाहिए। अगर प्लान 90 डेज में सबमिट नहीं हुआ, टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी। 90 डेज में अगर प्लान सबमिट नहीं हुआ, टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी। 90 डेज में अगर प्लान सबमिट नहीं हुआ तो टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से छिपा गया मालिक। ओके तो फिर 120 डेज क्यों दिया इन लोग ने? पूरा प्रोसेस 120 डेज लगेगा ऐसा क्यों दिया हुआ है? आप समझे? ये अभी आप इंडिपेंडेंटली लॉजिक लगाओगे, अभी समझ में आ रहा है? वो मतलब यही मैं बोला हुआ एम्बिग्यूटी ऑफ सेक्शन है। अभी यहां पर इन लोग ने बोला 120 डेज में खत्म करोगे, 120 डेज में खत्म करोगे, लेकिन उन्होंने बोला अगर प्लान 90 डेज में सबमिट नहीं हुआ, 90 डेज में सबमिट नहीं हुआ तो टर्मिनेशन हो जाएगा।
इसका मतलब वो 30 दिन किसको दिए? एजुकेटिंग अथॉरिटी। ये आपको समझना होगा, ये डीम्ड है, ये डीम्ड पॉइंट है। मालिक समझ में आ रहा है मालिक? और ये कॉन्सेप्ट आपको 90 डेज और एक जगह से बता दूं, आपने इधर डिक्लेरेशन में लिखा है ना कितने दिन में खत्म करोगे? डिक्लेरेशन देते वक्त लिखा है ना 54A में कितने दिन में खत्म करोगे? 90 डेज। काम खत्म ना, तो आपको समझ में आना चाहिए 90 डेज में ही खत्म हुआ, तो 120 डेज क्यों दिया हुआ है? 120 डेज 30 डेज एक्स्ट्रा दिया है एजुकेटिंग अथॉरिटी को अप्रूव करने के लिए। दैट्स इट, अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए प्लान। याद रखना, खाली अप्रूव मत बोलिए, अप्रूव बोलोगे तो भाई बर्बाद होगा। ओके, उसके बाद आया 54E। 54E में मोराटोरियम एंड और एक क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट। अप्लाई मुटेटिस सर, इसका मतलब क्या है? जो सीआईआर में है वैसे के वैसे ही इसमें भी रहेगा। मोराटोरियम चालू होगा, 90 डेज तक रहेगा, एसेंशियल सर्विसेज चालू होगी, बाकी सब चीजें बंद होगी कंपनी के अगेंस्ट। ओके, बाकी ये नहीं होने वाला है। उसके अलावा पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 3 डेज करना है, 3 डेज के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस है, वो सब सेम सिनारियो चलते रहेगा। ये सारा का सारा पॉइंट है, सारा का सारा पॉइंट है, सारा का सारा पॉइंट सेम सेम सिमिलर। ओके, तो आपका मोराटोरियम 54E भी खत्म हो गया। 54F अपन खत्म कर चुके। ओके, 54F के बाद क्या था बेटा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ, ई हो गया, एफ हो गया। ओके, आपको एफ किधर गया? एफ किधर गया भाई? एफ किधर गया? एफ इधर, याद है ना? पावर्स। ओके, एफ के बाद आता है जी। सर जी क्या है? ओके, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना। 54G। ओके, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये पॉइंट सिर्फ आपको गो थ्रू करना है। ओके, गो थ्रू मतलब मेरे साथ अपडेट करना है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम याद मत रखना। ओके, बस इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है मेरे को। कॉन्सेप्ट मतलब वो एक पॉइंट, मैंने बोला ना पॉइंटर ही रहेगा। मेमोरेंडम क्या हो रहा है? झंपे तू भी थक गया क्या? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लिमिट को ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लिमिट को ध्यान में रखा हुआ है। इन्होंने बोला है कि भाई यार, जो कॉर्पोरेट डेटर है वो विथ इन 2 डेज ओके, सारी इंफॉर्मेशन किसको शेयर करेगा? शेयर ऑल इंफॉर्मेशन किसको करेगा? ये इंफॉर्मेशन किसको देनी है? उसको आरपी को। खत्म, पहला पॉइंट। विथ इन 2 डेज ये देगा। सर ये क्या देगा आरपी को? 2 चीज देगा, लिस्ट ऑफ क्लेम्स और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। मां कसम तोड़, यानी इन शॉर्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरपी बनाता ही नहीं है, उसको डायरेक्टली रेडीमेडली देता है। कौन देता है? कॉर्पोरेट डेटर दे देता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ओके, डायरेक्टली, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर ने बेस रिजोल्यूशन प्लान बना लिया है, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रेडी है। ओके, सो ये देखना है। ओके, सो अगर बाई चांस इसमें अगर किसी का नेम मिस हो गया है, अगर नेम मिस हुआ है, अगर नेम मिस हुआ है मालिक, अगर नेम मिस हुआ है, ओके, मिस यानी क्या मतलब? ओमिशन हुआ है। ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो लिस्ट ऑफ क्लेम्स है जो कॉर्पोरेट एडिटर ने दिया है उसमें कोई नाम मिस कर दिया है और ये मटेरियल ओमिशन है, तो इसके लिए जो लॉस है या डैमेज होगा उस पर्सन को, जो लॉस या डैमेज होगा वो किससे क्लेम कर पाएगा? ये लॉस और डैमेज जो भी क्लेम होगा, अगर नाम उसका मिस हो गया तो ये किससे क्लेम कर पाएगा? ओके, जो एवरी पर्सन है, ओके, ये किससे क्लेम कर पाएगा? ये क्लेम कर पाएगा, ये एक पॉइंट ध्यान दो। ओके, वापस बोल रहा हूँ, किसी का नाम एवरी साउल, एवरीज आत्मा, एवरीवन आत्मा, लिसन हियर, अगर किसी का नाम मिस हो गया है, ओमिशन हो गया और ये मटेरियल ओमिशन है, तो लॉस और डैमेज होगा। लॉस और डैमेज हुआ तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, कंपनसेशन। और ये कंपनसेशन ओके, याद रखिए, प्रमोटर डायरेक्टर, जिसमें भी प्रमोटर डायरेक्टर जो भी कॉर्पोरेट डेटर है, प्रमोटर डायरेक्टर कॉर्पोरेट डेटर, प्रमोटर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है और ऑथराइज पर्सन, जो भी है पार्टनर है और ऑथराइज पर्सन है, कॉर्पोरेट डेटर, इन शॉर्ट कॉर्पोरेट डेटर से ये कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि भाई हमें कंपनसेशन दे। ये सेक्शन में ये एक और बोला है 54G में, ये भी सेक्शन में बोला है। ओके, 54G में बोला है अगर किसी को नॉलेज नहीं था कि उसका नाम मिस हो गया है, इफ लिस्ट ऑफ क्लेम्स वाज पब्लिश्ड विदाउट हिज नॉलेज, if list of claim was published without his knowledge,
तो वो बच सकता है, जैसे कंपनीज में होता है। ओके यानी इधर यहाँ पर अगर विदाउट हिज नॉलेज, ओके ही कैन सेफगार्ड हिमसेल्फ, ही कैन सेफगार्ड हिमसेल्फ। अब मेरे को बताओ, स्क्रीन पे देख के बता दीजिए मालिक, ये पर्सन जो अपन बात कर रहे हैं, ओके जिसका नाम मिस हो गया है और ये मटेरियल ओमिशन है जिसकी वजह से उसको लॉस डैमेज हुआ है, ये लॉस डैमेज कंपनसेशन कौन डिफाइन करेगा, कितना कंपनसेशन है? कौन बताएगा कि कंपनसेशन पे करना है? कौन बताएगा कि कंपनसेशन पे करना है? ए नहीं बताएगा भाई, कंपनसेशन ए नहीं निकालेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो कंपनसेशन क्लेमिंग पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट में। बाकी आई डोंट नो ये इसका एग्जाम में कितना इंपैक्ट होगा, लेकिन मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये कंपनसेशन ये कोर्ट से क्लेम करेगा, ए नहीं होगा। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एनीबडी हु कैन लिंक्ड? कोर्ट से क्लेम करेगा, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मालिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं। एनीबडी, कोई भी? इंसॉल्वेंसी चालू हुई है तो कोई और प्रोसीडिंग नहीं हो सकी। परफेक्ट, माँ कसम तोड़। मोराटोरियम, मोराटोरियम, मोराटोरियम था, लेकिन इस केस में मोराटोरियम नहीं लगेगा, इस केस में मोराटोरियम नहीं लगेगा। ये कंपनसेशन के लिए कोर्ट में क्लेम किया जाए। कुछ समझ में आ रहा है? वाई दिस सेक्शन हैज गिवन पावर? नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? मोराटोरियम लग गया था, याद है ना? मोराटोरियम लग गया तो कोई केस नहीं हो सकता कंपनी के अगेंस्ट। यहां पर कंपनी उनके क्रेडिटर डेटर उनके अगेंस्ट क्लेम हो सकता है, डायरेक्टर के अगेंस्ट क्लेम हो सकता है मालिक। मोराटोरियम में भी ये सेक्शन 54G ओवरराइड करेगा मोराटोरियम को, भले मोराटोरियम हो गया। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बता, मतलब ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझा। आई डोंट नो वेदर एग्जामिनेशन में कितना इंपैक्ट रहेगा, लेकिन आई डू थिंक अभी मतलब एटलीस्ट टेक्निकली ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में गया। डेफिनेटली याद नहीं रहेगा, रिवीजन में अपन करवा देंगे, लेकिन लॉजिकली टेक्निकली पॉइंट गया क्या ये? तो इधर इधर एक छोटा सा ओफू में लिख देता हूँ। क्या ओफू लिखूँ आप ही बताओ, क्योंकि मैं भी पहली बार लिख रहा हूँ, ये तो पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप ही बताओ ओफू क्या लिखूँ? ओके, even during moratorium, even during moratorium, ho, I don't know whether you are मतलब you are capable now with respect to this understanding, but it's okay, this is point। वंदना जी आ गए, कनेक्शन लॉस्ट। कसम वंदना जी। वंदना जी आज के लिए अभी थोड़ा सा है ना, आप अभी कनेक्शन लॉस्ट हुआ ना, थोड़ा सा आप है ना वीडियो का बैकअप देख लेना, मैं ओपन लेक्चर आपको दे दूंगा वाले। क्योंकि अगर मेरे को ओके तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही था जो आपको मैं बता रहा था कि मोराटोरियम यहाँ पर कोर्ट में कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। इवन इफ मोराटोरियम है फिर भी कोर्ट का केस हो सकता है फॉर दिस कंपनसेशन, फॉर दिस कंपनसेशन 54G ओनली, 54G के लिए। ओके कंपनसेशन कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में केस हो सकता है इवन इफ मोराटोरियम इज देयर। ओफो इवन ड्यूरिंग मोराटोरियम कोर्ट केस होगा। ओफू में लिखा है इवन ड्यूरिंग मोराटोरियम। ओके इवन ड्यूरिंग मोराटोरियम, इवन ड्यूरिंग मोराटोरियम, इवन ड्यूरिंग मोराटोरियम, इवन ड्यूरिंग मोराटोरियम, इवन ड्यूरिंग मोराटोरियम। ओके ये केस हो सकता है, ठीक है मालिक। 54G ओवर, 54G की कहानी खत्म। ओके 54G के बाद आता है 54H और 54I, 54H और 54I। ओके आराम से, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी कौन कर रहा है? मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी कौन कर रहा है? कंपनी। 100% आपको ऑलरेडी पता है, बोर्ड और पार्टनर्स, यही तो पॉइंट लिखना है, खत्म स्टोरी। बोर्ड और पार्टनर्स कर रहे हैं, बोर्ड और पार्टनर्स, कंपनी खुद कर रही है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इनको प्रोटेक्ट करना है एंड प्रिजर्व करना है कंपनी की प्रॉपर्टी। ठीक है मालिक, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोज कर दो। प्रिजर्व कंपनीज एसेट, इनका मेन काम रहेगा इनको प्रोटेक्ट करना, इनको प्रोटेक्ट करना। दैट इज योर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 54I COC, ओके COC अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस, मुटेंटिस मुटेंडिस, खत्म स्टोरी। मेरे को बताओ COC, ओके COC,
ओके इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, सीओसी कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूट होगी। इसमें एक ही चीज चेंज होगी, वो हो गया सीओसी कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूट होगी। वहां पर अगर आपको याद है पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, फिर लास्ट डे ऑफ क्लेम्स आते थे, उसके बाद वो होता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बोलते हैं जिस दिन, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पूरा कर चुके हो, आपके पास सीओसी ऑलरेडी रेडी है। आपने जब मुझे एप्लीकेशन दिया तो आपके पास सीओसी ऑलरेडी थी, तो इसका मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए सिर्फ एक ही चेंज है यहाँ पर सीएससी का कॉन्स्टिट्यूशन कब करना है, सीओसी का कॉन्स्टिट्यूशन कब करना है। ओके विथ इन 7 days ऑफ पीपीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट्स। जिस दिन आपको पीपीआईआरपी का एडमिशन मिल गया, पीपीआईआरपी का एडमिशन हो गया, ओके उस दिन ओके आपके 7 days के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके मेरे को बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन 7 days में होना चाहिए, मीटिंग कितने दिन में होनी चाहिए? 7 days फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट मीटिंग में कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन होंगे, कोरम क्या होगा, मुटेटिस मुटेंडिस, खत्म स्टोरी। ओनली खाली एक चीज़ चेंज है इसके अंदर, ओके वो ये है विद इन 7 days। बाकी सारा का सारा ओके एज इट इज जो आपने पढ़ लिया है। तो 54H 54I ओके आपके सिमिलर पॉइंट में खत्म हुए मालिक। 54I जे वाला भी आपको ऑलरेडी आता है। जे वाला मेरे को बताओ, कंपनी के हाथ में अफेयर्स है क्या? कंपनी के अफेयर्स क्या आरपी के हाथ में जा सकते हैं? ये भी मैंने बता दिया है, याद करो। परफेक्ट ओके अगर फ्रॉडलेंट है या ग्रॉस मैनेजमेंट है तो सीओसी बोलेगा कि ये किसको दो, एप्लीकेशन देगा सीओसी किसको देगा, ए को देगा कि यहाँ पर कंपनी के अफेयर्स किसके हाथ में दे दो, एजुकेटिंग अथॉरिटी के हाथ में दे दो, खत्म स्टोरी। तो 54J भी आपका क्लियर हो गया, वी हैव क्लोज। ओके एंड दिस कम टू द लास्ट आंसर। अगर इसके बाद देखेंगे ओके इसके बाद जे के आ रहा है, के वो मेन आंसर है आपका। ओके यहाँ तक आप ध्यान दो, उसके बाद आप चले भी जाओ भले, उसके बाद आप चले भी जाओ, बस के खत्म कर दो, के वाला अच्छे से खत्म कर दो। उसके बाद है ना ओके मतलब बैठो भी मत, मैं मेरे हिसाब से खत्म कर दूंगा। आप बस के तक अच्छे से टेम्परमेंट रहो, उसके बाद आपको आंसर सब मालूम है, मैं खाली फॉर्मली सेक्शंस में डालते जाऊंगा। ओके आप उसके बाद बैठना भी मत, बस ये पॉइंट है कि लास्ट सेक्शन के लिए बस अच्छे से ध्यान रखो। लास्ट सेक्शन है और मेरे को अच्छे से एक्टिव चाहिए, इसके लिए अच्छे से एक्टिव चाहिए, मतलब तोड़ चाहिए मेरे को। ओके यहाँ पर वेस्टिंग, मैं 54J खाली लिख देता हूँ एक बार, वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सीडी विथ आरपी। ओके ये कब हो सकता है, एप्लीकेशन कौन देगा, 54J एप्लीकेशन कौन देगा, सीओसी 66% से एप्लीकेशन देगा। अगर सीओसी एप्लीकेशन देगा, सीओसी एप्लीकेशन किसको देगा, दैट मैनेजमेंट ऑफ सीडी शुड बी गोज विथ आरपी। ये एप्लीकेशन किसको देगा, ए को देगा। और ए को क्या लगना चाहिए, ए को लगना चाहिए यहाँ पर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज है या मिसमैनेजमेंट, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है। ओके तो स्टोरी खत्म। ओके इसके बाद ये आरपी के पास हाथ में दे देगा, लेकिन अगर ये हुआ तो ओके यहाँ तक की कहानी ठीक है मालिक। अब आता है अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस पूरे इसमें। अगर मैं पूरे इसमें किसी को एलडीआर दूं या एलडीआर से ज्यादा है ना बहुत टेक्निकल पॉइंट दूं, टेक्निकल डिस्कशन बोलूं, मतलब पंचायती डिस्कशन है, ये भी आपको आता है क्योंकि ये डिस्कस कर चुका हूं मैं, बस आपको फ्लो में है। ये कोई नया नहीं पढ़ने वाले हो आप, you already studied yesterday, बस आई एम कीपिंग इन दैट फ्लो। ओके तो मेक श्योर आप फ्लो में आप मेरे साथ रह रहे हो। ओके सेक्शन 54J सर 54J क्या है, कंसीडरेशंस एंड अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, अरे हाँ जे नहीं के यस मालिक तोड़ 54K। मेरे को खाली एक दो चीज बता दीजिए ओके जो रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद मैं सीक्वेंस में लेके जाता हूं। मेरे को सिर्फ दो चीज अच्छे से बता दीजिए। ओके पहला रिजोल्यूशन प्लान कौन बनाएगा, कंपनी। वो कंपनी के रिजोल्यूशन प्लान को नाम क्या दोगे, बेस रिजोल्यूशन प्लान। ओके अगर वो अच्छा नहीं लगा तो क्या हम दूसरे आरए को बुलाएंगे, आंसर इज यस। और क्या वो हमें प्लान देंगे, आंसर इज यस। ओके अब उसके कंपैरिजन करना क्या करना, ये पूरा आंसर इसमें ही अटका हुआ है।
इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो स्क्रीन पे सबका ध्यान, अगर मतलब ध्यान है तो, नहीं तो छोड़ दो। ओके, तो पहला पॉइंट अपन बात करते हैं, पहले पॉइंट 54K का। सबसे पहला ओके, CD का फुल फॉर्म, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। CD मतलब कॉर्पोरेट डेटर। ओके, बेस रिजोल्यूशन प्लान, बेस रिजोल्यूशन प्लान, वर्डिंग्स को ध्यान देना बिकॉज ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। रिजोल्यूशन प्लान, मैं अगर बोलूंगा ना पूरे आंसर को याद रखने में, अगर यही एक आंसर है पंचायती आंसर, लेकिन है भाई। CD मतलब कॉर्पोरेट डेटर बेस रिजोल्यूशन प्लान, आरपी को देगा, आरपी को देगा। सर कितने दिन में देगा? विथ इन कितने दिन में देगा? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, विथ इन 2 days ऑफ पीपी डेट, डेट्स ऑफ पीपीआईआरपी डेट, पीपीआईआरपी डेट। आपको मैंने ही पहले बोला ना, उसके वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सब साथ में देगा, साथ में बेस रिजोल्यूशन प्लान भी दे देगा 2 दिन के अंदर। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान देना है। ओके, ये मालिक क्लियर है? ओके, अब मेरे को बताओ, ये बेस रिजोल्यूशन प्लान ओके, जो आरपी है क्या वो अपने हाथ में रखेगा या कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को प्रेजेंट करेगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर को प्रेजेंट करेगा, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर को प्रेजेंट करेगा। तो याद रखना, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट डेटर बेस रिजोल्यूशन प्लान आरपी को देगा विद इन 2 days, और उसके बाद उसी के बाद इसमें दिया हुआ है एंड आरपी विल गिव दिस, प्रेजेंट दिस टू सीओसी। गिव दिस मतलब प्रेजेंट दिस टू सीओसी। सीओसी ओके सर, ये कितने दिन में देना है सीओसी का? ये अभी दिन डिफाइन नहीं है, खाली पहला वाला दिन डिफाइन है, विद इन 2 days। अभी कोई दिन ही नहीं है, अभी भूल जाओ दिन के ऊपर, अभी दिन के ऊपर भूल जाओ। ओके, अगला पॉइंट बोलता है सीओसी। ओके, वापस बोलता है, ए सांबा आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तेरे को ये बेस रिजोल्यूशन प्लान रिवाइज करना है? क्या मैं डायरेक्टली डिस्कशन में ले लूं? यानी सीओसी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू कॉर्पोरेट डेटर टू रिवाइज बेस रिजोल्यूशन प्लान। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहा है? मेरे को बताओ, अगर 2 दिन में बेस रिजोल्यूशन प्लान देना है, जब अप्रूवल आ गया है, इसका मतलब ये बेस रिजोल्यूशन प्लान पहले ही बना होगा, पहले ही बना होगा। उसके बाद अब बेस रिजोल्यूशन प्लान हो सकता है चेंज हो, क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर देखिए 7 दिन में बनेगी, उसके बाद 7 दिन में मीटिंग होगी, यानी 14-15 दिन निकल जाएंगे। आपने बेस रिजोल्यूशन प्लान आरपी को दिया था सेकंड डे पे ही, उसके बाद 15-20 दिन निकल गए। हो सकता है सिचुएशन चेंज हो सकता है सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकता है कुछ प्लस माइनस और पॉइंट आपको मालूम पड़े हो। ये चीज की वजह से बेस रिजोल्यूशन प्लान में अगर आपको चेंज करना तो रिवाइज कर लीजिए। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो उसके बाद है बेस रिजोल्यूशन प्लान, आपको देखना है। अब बेस रिजोल्यूशन प्लान, अब आरपी क्या देखेगा? आरपी और सीओसी ये दोनों क्या चेक करेंगे? बेस रिजोल्यूशन प्लान, बेस रिजोल्यूशन प्लान। मैं बेस रिजोल्यूशन प्लान को है ना बीआरपी लिख रहा हूं। बेस रिजोल्यूशन प्लान ओके, आरपी इंश्योर करेगा ये कंप्लाई कर रहा हो विथ रिक्वायरमेंट्स, कंफर्म विथ रिक्वायरमेंट्स। एनीबडी विथ हु कैन हेल्प मी आउट? कंफर्म विथ रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या? नहीं जाने दो, तुम लोग थक गए होंगे यार। डोंट ओके, कुछ नहीं, बहुत बहुत मेहनत किया है तुमने। ओके, इट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग। ओके, मैं बता देता हूँ, कंफर्म विथ रिक्वायरमेंट्स। और अगर आपको याद है, सीआर का कॉस्ट निकाल देवे, ऑपरेशनल क्रेडिटर का पेमेंट कर देवे, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो एग्री कर रहा है उसका पेमेंट कर देवे, कंपनी का मैनेजमेंट चलावे। ओके, इस कंपनी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, प्लान इंप्लीमेंटेशन के लिए दे देवे। याद आ रहा है मालिक? याद आ रहा है मालिक? एवरीबडी याद आ रहा है मालिक? याद आ रहा है? ये सारा पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट कंफर्म करना है। ओके, आपको ये चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कंफर्म करना है। चौथा पॉइंट आपके लिए सिनारियो क्या होगा? चौथा पॉइंट होगा सीओसी। अब याद रखो, सीओसी 2 चीज करेगा, मे इम्प्रूव, मे अप्रूव। ओके, याद रखना इसमें एक कंडीशन है, मे अप्रूव। मैं बता रहा हूं मे अप्रूव क्यों है। इफ इंपेयरमेंट ऑफ एनी क्लेम्स ना हो। सर इंपेयरमेंट ऑफ एनी क्लेम्स मतलब पता है क्या? कोई क्लेम को डिडक्ट नहीं किया हो, कैंसिल नहीं किया हो, इस तरह से कुछ ना हो। ओके, तो सीओसी मे अप्रूव इफ इंपेयरमेंट ऑफ एनी क्लेम्स ना हो। तो याद रखना, आप पहले एक सेक्शन दिमाग में रख लो, 54K ओके 4, इसमें अप्रूवल होता है। 54K इसमें अप्रूव होता है, ये ध्यान रख लेना। तो पहले 4 पॉइंट में तो आपकी कहानी खत्म हो गई। आगे ये अप्रूव हो जाता, 4 सेक्शन में ही खत्म हो जाता था, लेकिन प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पर अप्रूव नहीं हुआ। ओके, अप्रूव हुआ तो चौथे इसमें खत्म हो गई मालिक। 5वां पॉइंट कब आएगा डिस्कशन का? जब सीओसी क्या करेगी बेटा? रिजेक्ट करेगी। अगर सीओसी रिजेक्ट कर रही है, किसको रिजेक्ट कर रही है? ये बीआरपी को। बीआरपी मतलब बेस रिजोल्यूशन प्लान।
अगर सीओसी रिजेक्ट कर रही है ओके तो अब यहां पर दो चीज होगी ओके, सीओसी रिजेक्ट कर रही है ओके दो चीज होगी ओके। पहली चीज सर रिजेक्ट करने का कारण बताइए मेरे को, रिजेक्ट करने का कारण बताइए। या तो कुछ कंफर्म करने की रिक्वायरमेंट सही नहीं है ओके, या इंपेयरमेंट हो रहा है, इंपेयरमेंट हो रहा है मतलब कोई क्रेडिटर्स के अमाउंट डिडक्ट हो रहा है ओके, ये हो रहा है तो ये रिजेक्ट किया जाएगा ओके। तो अगर सीओसी रिजेक्ट करेगी तो आपको ये समझना जरूरी है यहां पर आरपी क्या करेगा। अब मेरे को आप बताइए आरपी क्या करेगा, आरपी क्या करेगा, ही विल इनवाइट हुम, इनवाइट आरए। परफेक्ट मालिक, अगर आपको आ गया तो अगला पॉइंट मेरे को बताओ ओके। अगला पॉइंट, आरए ने कौन सी कंडीशन कंप्लाई करनी चाहिए, आरए शुड कंप्लाई विद ऑल कंडीशन, विल ऑल कंप्लाई विद ऑल कंडीशन of section 29A and also okay ensure okay जो आपका जो आपके अप्रूवल्स है अनदर थिंग्स है ओके, जो भी कंडीशंस है अदर कंडीशंस होगी वो कंप्लाई करनी चाहिए। ठीक है मालिक, यहां तक की कहानी क्लियर, ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अरे पंचायती चल रही है अभी, पंचायती चल रही है, ठीक है आरए को बुला लिया। अब मेरे को बताओ आरए को बुला लिया ओके, अब आरपी आरए को क्या देगा, आरपी आरए को क्या देगा, आरपी आरए को सारा एक्सेस देगा, एक्सेस देगा और एक्सेस देते वक्त ओके दो चीज देगा ओके, दो चीज मतलब एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा कि भाई क्या इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पकड़ो और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है हमारा, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है ये हमारा होगा, ये हम देंगे आरए को। हम एक्सेस देते वक्त रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे मतलब इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया देंगे और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देंगे। इंफॉर्मेशन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देंगे और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देंगे। सर ये क्या है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, मेरे को बताओ क्या बेस, माँ कसम ये लाइट भी बंद हो गई, ताली मारा तो लाइट बंद हो गई साला ओके। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है मालिक ओके, मेरे को बताओ क्या बेस प्लान रिजेक्ट हुआ है, इसीलिए तो हम लोग आगे गए। रिजेक्ट हुआ मतलब देयर इज सम क्राइटेरिया, देयर इज सम क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया देना जरूरी है, नहीं तो ये रिजेक्ट होते जाएंगे, ये रिजेक्ट होते जाएंगे, ये भी अपना एक कुछ बनाएगा तो रिजेक्ट होते जाएंगे, तो इसलिए क्राइटेरिया होना जरूरी है। सर एग्जांपल ऑफ क्राइटेरिया, मैंने आपको याद होगा मैंने बैच में भी बताया था, यहां पर जब तक एक फिजिकल एग्जांपल मेरे पास नहीं आता तब तक यहां पर बहुत चैलेंज होगा ये पॉइंट पे। तो इसके क्राइटेरिया एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया मैंने मतलब 2-3 जगह से एग्जांपल मिली है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होंगे ओके, एग्जांपल इस केसेस में क्या होगा, कोई भी क्रेडिटर का पेमेंट 5 महीने से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, 5 महीने के अंदर पेमेंट होना चाहिए, दिस कैन बी ए क्राइटेरिया, any criteria okay, evaluation criteria will be there okay, the evaluation criteria will be there, checklist जैसा ही बोल सकते हैं। पर ये चेकलिस्ट बनी कब, जब बेस रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट किया आपने, जब रिजोल्यूशन प्लान को बेस रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट किया ना, तब आपके पास एक चेकलिस्ट आ गई है कि हाँ भाई ये चाहिए, इसलिए तो रिजेक्ट हो रहा है वो ओके। तो इसीलिए ताकि ये भी रिजेक्ट ना होना, नहीं तो ये भी तो रिजेक्ट होता जाएगा मालिक। इसके बाद आपके पास आता है ओके 8वां पॉइंट जो आपके लिए और थोड़ी सी है ओके। अब आरपी ओके मेरे को बताओ क्या देगा आरपी ओके, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने रिजोल्यूशन प्लान बनाए होंगे वो सबमिट करेगा, किसको, वो सबमिट करेगा वापस इसको सीओसी को, क्योंकि प्लान आ गए होंगे, न्यू प्लान टू सीओसी। परफेक्ट मालिक, अब मेरे को बताओ ओके सीओसी क्या करेगा, गोटिया खेलेगा, नहीं भाई सीओसी इवैल्यूएट करेगा। अबे क्या पंचायती चल रही है मां कसम, इवैल्यूएट करेगा सीओसी, इवैल्यूएट करेगा रिजोल्यूशन प्लान। अब देखिए पंचायती कितनी चल गई, पंचायती कितनी लंबी हो गई, फुकड़ की पंचायती हो रही है ओके। इवैल्यूएशन करेगा, अरे इवैल्यूएशन करेगा, रुको रुको अभी एक्सेप्ट रिजेक्ट मत करो, अप्रूव रिजेक्ट मत करो, इधर थोड़ी सी पंचायती में गड़बड़ है, जो मैंने आपको कल क्लियर किया था, एक गड़बड़ है इसमें अगर आपको याद है तो ओके। इवैल्यूएट करेगा ओके, रिजोल्यूशन प्लान, जो नया रिजोल्यूशन प्लान है उसको इवैल्यूएट करेगा, रिजोल्यूशन प्लान है नया उसको इवैल्यूएट करेगा, नया रिजोल्यूशन प्लान है इवैल्यूएट करेगा मालिक, एवरीबॉडी क्लियर, नया रिजोल्यूशन प्लान है इवैल्यूएट करेगा, इधर तक समझ में आ रहा है ओके। ये इवैल्यूएट करेगा ओके, ये 9th पॉइंट हुआ। अब 10th पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ओके। अगर उसको लगता है कि जो 9th में प्लान मिला है, अगर उसको लगता है जो 9th में प्लान मिला है, ये 9th में जो प्लान मिला है वो सिग्निफिकेंटली बेटर है, सिग्निफिकेंटली बेटर है किससे, बीआरपी से, क्या बोला मैंने, सिग्निफिकेंटली बेटर है बीआरपी से, सिग्निफिकेंटली बेटर है बीआरपी से, तो इसको 12 वाले सबसेक्शन में अप्रूव करेगा। यानी आपको समझना है अगला 12 सेक्शन आएगा उसमें अप्रूवल होगा, 12 सेक्शन में अप्रूव करेगा। सर ओ यानी ये कंपेयर करेगा, किसके साथ कंपेयर करेगा, बीआरपी के साथ, बीआरपी के साथ कंपेयर करेगा और बोलेगा ये कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है, चलो इसको अप्रूव करेंगे, लेकिन अप्रूव किसमें होगा, 12th में होगा। लेकिन अगर 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 ये जो नया रिजोल्यूशन प्लान है, अगर ये 11th में लिखा है, अगर नया रिजोल्यूशन प्लान जो 9th में मिला हुआ है अगर वो बीआरपी से अच्छा नहीं है ओके, क्या ये बीआरपी रिकंसिडर कर सकते हैं क्या,
याद होगा मैंने आपको बताया था रिकंसिडर करना है। अगर इफ 9th वाला प्लान इज नॉट ओके, याद रखना 9th वाला प्लान ओके, याद रखना इट इज नॉट कंपीटिंग, इट इज नॉट कंपीटिंग, compete not competing okay with BRP okay, reconsider BRP। ये समझ में आया क्या मेरे को बताओ? रिकंसिडर बीआरपी कंफर्म नहीं है, बीआरपी को कंसिडर करना है, कंडीशन स्पेसिफाइड है, और इन दोनों में से जो भी सिलेक्ट करना है वो 12 में सिलेक्ट करके ओके कर दिए। 12 में आपको क्या करना है? 12 अभी आपको ऑलरेडी पता चल गया 10th और 11 से। 12th में क्या होगा? 12th में आप प्लान फाइनल करोगे, मे बी अप्रूव्ड। अब मेरे को बताओ मे बी कौन सा अप्रूव्ड होगा? मे बी कौन सा होगा? या तो 10th का होगा नहीं तो 11th का होगा। मेरे को बताओ 10th हुआ तो मतलब कौन सा प्लान? नया वाला ओके, जो नया वाला है, नया वाला प्लान ओके, और 11th है तो मतलब कौन सा वाला? बीआरपी। ओके तो 10th वाला 12th वाले इसमें, 12th वाले इसमें, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट इज अ सीक्वेंस ओनली। मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप खुद पढ़ने बैठे ना तो माँ कसम पूरा गेम हो रहा है, कंफ्यूजिंग है। अदरवाइज मैं खुद बोलता था ये ठीक है, ये रीड मार लेना इजी है, आप छोड़ दो निकल जाओ। मतलब बीआरपी जब प्लान बनाएगा वो पुराने प्लान के साथ कंपेयर किया जाएगा, बीआरपी नया वाला प्लान अच्छा होगा ओके तो उसको लिया जाएगा, नहीं तो बीआरपी को लिया जाएगा वापस। कैसा? दोनों में से रिजेक्ट दोनों हो सकते हैं? आंसर यस हो सकता है ना, लास्ट में देखेंगे ना, लास्ट में इसको एंड क्यों किया हुआ है। ये तो हो गया है सर, ये 12th में ओके मे बी ये और टर्मिनेशन खत्म। दिमाग थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई, दिमाग धज्जिया उड़ गया है, दिमाग का घोटाला हो गया है, टर्मिनेशन कर दो। यानी 12th में या तो हम 12th में या तो हम ओके 10th को हाँ बोलते हैं या 11th को हाँ बोलते हैं या टर्मिनेशन करते हैं। 12th में हम 10th को अच्छा बोलते हैं, 11th को अच्छा बोलते हैं या टर्मिनेशन करते हैं। तीन ऑप्शन हो गए मेरे पास, तो 12th में मेरे पास तीन ऑप्शन है ओके। याद रखिए, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है ओके। अब 13th वाला तो आप मेरे को बोलोगे, 13th वाला मेरे को बताओ क्या पंचायती है। 4 और 12 में जो प्लान आपने हाँ बोला है 4th और 12th में, 4th में कौन सा याद होगा? 54K मैंने ऊपर बोला था, 54K 4 याद आया ओके। 54K में कौन सा अप्रूवल किया प्लान का मेरे को बताओ? 4th में बीआरपी, बीआरपी, और 12th में या तो नया नहीं तो बीआरपी। 4th में बीआरपी या 12th में नया नहीं तो बीआरपी, दोनों में से जो भी अप्रूव होगा। परसेंटेज कितने चाहिए? बस खत्म बेटा, तोड़ बेटा 66%। 66% अप्रूवल होने चाहिए, आइदर इसको नहीं तो उसको। 66% अगर मिल गया खत्म है ओके। ये वायबिलिटी होनी चाहिए, 66% के बेसिस पे वायबिलिटी ली जाएगी। मालिक एवरी क्लियर? एंड आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये समझ लो ओके। मैंने आपको ये चीज लिखाई थी स्क्रीन पे देखो, इंपेयरमेंट ऑफ क्लेम्स होना चाहिए क्या? इंपेयरमेंट ऑफ क्लेम्स मतलब समझ में आ रहा है? इंपेयरमेंट ऑफ क्लेम्स मतलब ओके आपका क्लेम उड़ा दिया, डिडक्ट कर दिया ओके, इतना नहीं मिलेगा इतना ही मिलेगा, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन आई है कि भाई ऐसा लग रहा है क्रेडिटर को लग रहा है इंपेयरमेंट ऑफ क्लेम हो ही रहा है। अगर इंपेयरमेंट ऑफ क्लेम की पॉसिबिलिटी है, इंपेयरमेंट ऑफ क्लेम की पॉसिबिलिटी है तो सामने और किसी का तो उड़ाना पड़ेगा ना। इंपेयरमेंट ऑफ क्लेम है तो हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट करो किसी चीज को। सर किसको डाइल्यूट करने बोलेंगे? शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करके हमारा कॉन्सेप्ट खत्म करो ओके। इस तरह से रहेगा ये प्लान, इस तरह से काम होगा। तो भारत माता की जय ओके। ये क्लियर? और आपका 15th वाला अब जैसे ही हो गया आपका 4th और 12th का जैसे ही अप्रूवल आ गया, ये ए के पास दे दो, आगे की कहानी आप खुद अभी बना सकते हो ओके। खत्म। मेरे को यही बताना था क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें। मतलब बताओ मेरे को दो सेक्शन कौन से एम्फसाइज किए हुए हैं? एक है 54K4 और 54K12 ओके। जब मैं 54K12 बोलूंगा तो आपके दिमाग में और दो सेक्शन आएंगे, कौन से ओके 10 एंड 11। तो मेरे को बताओ 54K4 और 54K12 क्या है? 54K बीआरपी है, 54K4 बीआरपी है, 54K12 या तो न्यू प्लान है या तो बीआरपी है, दोनों में से है। अगला सेक्शन आपको ऑलरेडी पता है ओके। नाउ वी आर डन, वी हैव ऑलमोस्ट डन नाउ द थिंग्स यू विल आंसर मी ओके, क्योंकि मेरा कोई आंसर बचा नहीं, अभी मेरे को समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं बचा है। अब मेरे को आप बताइए 54L में अप्रूवल कौन देगा? अप्रूवल ऑफ ए, अप्रूवल ऑफ ए ओके। अप्रूवल ऑफ ए कितने दिन में मिलेगा? अप्रूवल ऑफ ए कौन से प्लान को मिलेगा मेरे को बताओ? कौन से प्लान को अप्रूवल मिलेगा? ये 54K4 में और 54K12 में ओके।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगर ए रिजेक्ट करता है तो टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी। अगर प्लान 54 के 4 और 12 में अप्रूव नहीं होते हैं तो टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी। ओके, और एक पॉइंट अगर आपको याद होगा तो टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी तो मैंने आपको बता दिया, टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी आपको दोनों मैंने बता दिया। टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी में टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी, ओके, 2 पॉइंट आपके ऑलरेडी हो गए। पहला पॉइंट है ए रिजेक्ट करता है, दूसरा है 54 के 4 और 54 के 12 में अप्रूवल नहीं मिलते। नो अप्रूवल। 54 के 12 में आपको अप्रूवल नहीं मिला। क्या रे 12 लिखने को नहीं आ रहा है अमित, क्या टाइम पास कर रहा है? ओके मैन, ओके 12 में नो अप्रूवल। ऊपर डिफॉल्ट होगा तो पीआईआर भी तो हो सकता है। वो टर्मिनेशन होने के बाद है। मेरा डिस्कशन है टर्मिनेशन कब होगा। मेरे को बता, जब ये चल रहा होगा तब सीआईआर हो सकता है क्या? मजाक मत करना, मार डालेगा। सीआईआर में अपन पढ़ा था, जब आपका पीपीआईआर चल रहा है तो सीआईआर नहीं होगा। तो ये क्लियर है अपन। मेरा टर्मिनेशन का डिस्कशन हो रहा है। टर्मिनेशन कब होगा? टर्मिनेशन और एक ग्राउंड बताइए। अरे क्या मजाक कर रहे हो यार? 90 डेज, 90 डेज हो गए और आपका प्लान नहीं आया टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी, तो पीपीआरपी के टर्मिनेशन आपको ऑलरेडी क्लियर हो गए। ओके, और रिजेक्ट करने का एक ग्राउंड मैं दे रहा हूं। ए रिजेक्ट क्या करेगा, इसका ग्राउंड है, ये मैं समझा चुका हूं, मैं वापस नहीं समझाने वाला। ओके, मैं खाली लिखने वाला हूं। ओके, समझाने वाला नहीं है। ए रिजेक्ट करने का ग्राउंड ये है कि अगर पीपीआईआरपी में अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ है, मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ है, अगर आपको याद है मैनेजमेंट चेंज इज नॉट डन, मैनेजमेंट चेंज इज नॉट डन, पीपीआईआरपी में मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ है, एंड उसी टाइम पे एप्लीकेशन 54J2 में आया था। 54J याद रखो, 54J याद है क्या? फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट में आपने फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट में मैनेजमेंट को हकाला था और आपने आरपी को अपॉइंट किया था। अगर ये है, मतलब ये होने के बाद 54J अट्रैक्ट हुआ है और उसके बाद भी आपका मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ, 54K 4 और 12 में, 54K 4 और 12 में आपने मैनेजमेंट चेंज नहीं किया, उसको हकारने के बाद भी ओके ए रिजेक्ट करेगा। ए का रिजेक्ट का ग्राउंड मैंने बता दिया आपको। मेरे ख्याल से डन मालिक, क्लोज, तोड़ मैन, तोड़ मालिक। ओके, और 54 अगला पॉइंट है 54M। ओके, अपील हो सकता है, आंसर इज यस। ओके, इस पॉइंट के अगेंस्ट अपील हो सकता है, आप अपील कर सकते हो। ओके, अपील के लिए पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है उसके लिए अपील होता है, रिजेक्ट के लिए अपील कभी नहीं होता है। तो मेरे को बताओ अपील कौन करेगा? ये अगर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है तो अपील कौन करेगा? रिजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हुआ है तो अपील कौन करेगा? जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मना कर रहे थे, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मना कर रहे थे, तो अपील हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखिए, अपील अगेंस्ट अप्रूवल हो सकता है, अपील अगेंस्ट अप्रूवल हो सकता है। एक लाइन ही है, ठीक है, उसका सेक्शन है, अपने इसमें कवर नहीं है, बट वो सेक्शन का डिस्कशन है, मतलब कि भाई हाँ 61 के हिसाब से अपील हो सकता है। ठीक है मालिक, क्लोज कर दो। ओके, इसके अलावा आपको 54N ये वापस मैंने ऊपर कवर कर लिया, उन्होंने ऊपर ही कवर किया था, वापस उन्होंने दिया 54L में 54N। टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी कब होगा? ये पॉइंट कॉपी पेस्ट आप ऊपर से ले सकते हो। टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी कब होगा, इसका अलग से सेक्शन वापस दिया, जबकि वो ऊपर कवर किया हुआ है मालिक। तो टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी के मैंने बता दिया कितने ग्राउंड है मालिक, आपके पास 3 ग्राउंड है। कंपनी रिजेक्ट कर रही है, किसी ओसी रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके, टाइम लिमिट ओवर हो गया, एजुकेशन प्रोसेस ओवर ये कर रहा है। ओके, ये 3 पॉइंट आपको कहां से है मालिक? स्क्रीन में देखो, ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझ में आ गया मेरे को? बताओ 54N सिमिलर है, तो फिर 54N देने की जरूरत क्या है? एक सेक्शन और एक ऑलरेडी समझा तो दिया था उन्होंने ऊपर, और एक पॉइंट जो 54N इंसर्ट करता है। 54N ने और एक पावर दिया है सीओसी को, एनी टाइम 90 डेज तक वेट मत करिए, एनी टाइम अगर सीओसी 66% से वोट करके बोलती है कि पीपीआईआरपी को
पीपीआरपी को टर्मिनेट करना है, वो टर्मिनेट कर सकती है मेरे ख्याल से जेविया मालिक। तो एट एनी पॉइंट वो टर्मिनेट हो सकता है, एनी पॉइंट टर्मिनेट हो सकता है। सर तो फिर पीपीआरपी के कॉस्ट कौन बियर करेगा? दिस विल बी बियर्ड बाय जो कॉर्पोरेट डेटर है वो बियर करेगा। ओके ये कॉस्ट उनको बियर करना पड़ेगा। जो भी पीपीआर का जब टर्मिनेट होता है ना, तो जो रिजर्वेशन प्रोफेशनल का कॉस्ट है ये सब कॉर्पोरेट डेटर बियर करेगा। अब टर्मिनेट हो गया, मेरे को बताओ टर्मिनेट होने के बाद नेक्स्ट क्या? खत्म खत्म, अभी बोलना मत लिक्विडेशन चालू करो। अरे भाई खत्म कहानी। अब मेरे को बताओ क्या हो सकता है इस कंपनी के अगेंस्ट? क्या वापस मैं पीपीआरपी कर सकता हूं? मेरा क्वेश्चन है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मैं वापस पीपीआरपी कर सकता हूं? वंदना जी आफ्टर 12 मंथ्स नहीं, मां कसम मार डालोगे आप मेरे को। 3 इयर्स तक नहीं कर सकते, 3 इयर्स तक नहीं कर सकते। लेकिन क्या अभी पीपीआरपी टर्मिनेट हुआ है, क्या मैं सीआईआर कर सकता हूं? आंसर इज यस। अगर क्यों नहीं कर सकता? देखो सीआईआर कब नहीं कर सकते? 12 मंथ जब प्लान अप्रूव होगा तब। प्लान अप्रूव नहीं हुआ है, पीपीआरपी टर्मिनेट किया गया है, पीपीआरपी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन पीपीआरपी के केस में आपके एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो यहां पर आपने इवन एप्लीकेशन दिया होगा, पीपीआरपी हुआ नहीं रहेगा तो भी आप वापस पीपीआरपी में नहीं आ सकते। ये डिफॉल्ट अमाउंट इज लेस देन 1। यस डिफॉल्ट अमाउंट, अगर डिफॉल्ट देखो, डिफॉल्ट अमाउंट अगर 1 करोड़ के नीचे ही है तो आप सीआर जा ही नहीं सकते। तो 54O इसको क्लियर करता है। 54O बोलता है कि आप अब सीआईआर कर सकते हो, आपके पास यही ऑप्शन है, इनिशिएशन ऑफ सीआईआर। ओके यानी ऐसा नहीं है कि आप सीआईआर नहीं कर सकते। अगर आपका टर्मिनेशन हुआ है सीआईआर कर सकते हो, लेकिन हाँ कंडीशन क्या है? डिफॉल्ट अमाउंट आपकी 1 सीआर के ऊपर होनी चाहिए तो ही सीआईआर हो सकता है। तो याद रखना। ओके ये पॉइंट आपको ऑलरेडी 54O कवर करता है, जिसको आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। ओके 54O 54P मैंने आपको पहले ही बता दिया, रीड मत करना, क्योंकि ऑल टुगेदर इसके अंदर क्या है सर, वो पहले वाले सीआर के प्रोसेस के सेक्शंस है कि भाई सीआर हुआ, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे, फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे, फिर उनको देखने होंगे, और ये क्राइटेरिया होगा। और एजुकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 में ओके एप्लीकेशन ले सकता है। याद है ना मालिक? तो इसका मसाला अगर देखोगे लास्ट 2 पेज है ना, सिमिलर कॉपी पेस्ट है, आपको कल रात को पढ़ा हुआ। और यहां पर ओके आपकी कहानी ऑफ पीपीआर खत्म होती है मालिक। तो अगर मैं बात करूं पीपीआर के इसमें, अगर आपने नोट किया है पीपीआर के इसमें कहानी में ओके आपका 54A आपने तोड़ ध्यान देना है। ओके मैं आपको सेक्शंस बता देता हूं जिसमें आपने ध्यान रखना है। ओके 54A मैं चार्ट बना रहा हूं। 54A जहां पर कंडीशंस है, 54C जहां पर एप्लीकेशन दिया हुआ है,